यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 में सबसे जो टिपिकल यूनिट है, दैट इज अ लीगल एस्पेक्ट, यूनिट नंबर 9, उसको रिवाइज। टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं तो लीगल एस्पेक्ट के अंदर हमारे 11 लॉज हैं, 11 लॉ हैं, जिसको हम जो है वो क्या करेंगे, सारा का सारा गो थ्रू करके उसको रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, 6 लॉ को रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के जो बचे हुए लॉ हैं उनको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो टोटल मिला के आज की क्लास के अंदर 6 लॉ हम पढ़ने वाले हैं। ओके, हाँ जी, तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक का नाम जो है वो है क्या, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। आपको करना क्या है, आपको जो मैंने बुक्स दे रखी है आप वो बुक्स खोल के बैठिएगा और साथ में जो मैंने नोटिंग करवाई है वो नोटिंग आप साथ में लेके बैठिएगा, बस और कुछ भी नहीं करना। वीडियो लगाओ, सारा का सारा गो थ्रू हो जाएगा, देन उसके बाद में इस पे 2-3 घंटे लगा के सारा का सारा टॉपिक रिवाइज कर देना। ओके, हाँ जी, करेंगे ना? जी सर, करेंगे बिल्कुल। चलो, तो आप बुक खोल के बैठे हैं अपने और हम जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अपने लीगल एस्पेक्ट का, तो लीगल एस्पेक्ट के अंदर आपका जो सबसे पहला लॉ है वो आ रहा है जी, कौन सा? एलएलपी। कौन सा जी? एलएलपी। एलएलपी की अगर मैं बात करूं तो एलएलपी बोलते हो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी जो है वो क्या है आपका, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ नोटिंग कराया था। मैंने आपको बोला था कि अपने इंडिया के अंदर कौन सा कानून आना चाहिए, किस कानून के अंदर क्या बदलाव होने चाहिए, ठीक है, किस एनेक्टमेंट में क्या क्या चीजें और होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने अपने इंडिया के अंदर एक बॉडी बना रखी है, उस बॉडी का नाम क्या है, लॉ कमीशन। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो एस्टेब्लिश किया गया बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स मेजर फंक्शन जो है इसका वो क्या है, टू वर्क फॉर द लीगल रिफॉर्म, कि लॉ के अंदर किस कानून में, किस लेजिस्लेशन में किस रिफॉर्म की, किस सुधार की जरूरत है, तो उसके लिए रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो देता है वो कौन देता है, आपका लॉ कमीशन। चलो जी, शुरुआत करते हैं एलएलपी। एलएलपी की बात करें तो एलएलपी जो है वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड इसका मतलब मिक्स है, दो चीजों का, किस किस का, कंपनी का और पार्टनरशिप का। जब आप एलएलपी को पढ़ते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, तो इसके अंदर आपको दोनों के फंक्शन देखने को मिलेंगे, कंपनी के भी फंक्शन देखने को मिलेंगे और पार्टनरशिप के भी। फिर बोलते हैं जी, अगर हम बात करते हैं यहां पे किसका, एलएलपी की, हमने जो है कंपनी के एक एडवांटेज उठाई। कंपनी की एडवांटेज क्या थी, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, और हमने पार्टनरशिप फॉर्म की एक एडवांटेज उठाई। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है किसका, रूल का। इन दोनों को हमने ऐड करके, और हमने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड करके एक अपना नया जो है वो एक हमने सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एलएलपी। तो एक नया स्ट्रक्चर बिजनेस को करने का वो एक निकल के आया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो कंपनी की भी अपनी कुछ फायदे भी थे, कंपनी का नुकसान। कंपनी का नुकसान क्या था, कंपनी में बहुत सारी रेगुलेशन बहुत ज्यादा थी, रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा थी। और पार्टनरशिप का भी अपना एक फायदा था, अपना नुकसान था। फायदा पार्टनरशिप के अंदर ये था कि पार्टनरशिप के अंदर रूल्स रेगुलेशन बहुत कम थे, लेकिन नुकसान ये था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो इन दोनों को मतलब ये दोनों की जो कमियां हैं इनको दूर करके, ठीक है, इन दोनों के एडवांटेज को उठा के एक नया स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया गया, दैट इज नोन एज एलएलपी। तो एलएलपी जो है, अगर हम बात करें, एलएलपी इज सच ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज जस्ट लाइक कंपनी, जो देखने में एकदम कंपनी जैसा है, एंड फ्लेक्सिबल रूल जो है उसके वो क्या है, जस्ट लाइक द पार्टनरशिप है। आगे जी, अब बोलते हैं कि एलएलपी के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया तो फ्रॉड के केस के अंदर जो है उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। तो बोलते हैं इनकी तो फ्रॉड ओनली लायबिलिटी वुड बी अनलिमिटेड। जो वो पार्टनर जिसने फ्रॉड किया, जो फ्रॉड में एंगेज था, उसकी लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। चलो जी, अब अगर बात करते हैं पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप के अंदर इसके अंदर बेसिकली जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, आपका लिमिटेड रहेगी। बोलते हैं एलएलपी इट इज ए हाइब्रिड। एलएलपी जो है वो क्या है जी, एक हाइब्रिड है किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का और कंप्लीट 1956। बोले तो कंप्लीट अब 2013 आ गया। वाज दस एनेक्टेड for the formation and regulation of the limited liability partnership and for matter connected therewith and the incidental thereto। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो बोलते हैं फर्स्ट टाइम एलएलपी को कंसीडर किया गया इंडिया में। तो इसको जब लेके आए थे तो 1957 में इसको लाने का एक मुद्दा उठा था 7th लॉ कमीशन में। तो आपको मैंने लॉ कमीशन क्या होता है वो बता दिया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इसके ऊपर कई सारी रिपोर्ट्स है और एट द एंड में जाकर के जो है वो 7 जनवरी 2009 को एलएलपी का जो बिल है उसको जब पेश किया था तो उसके ऊपर क्या मिली, प्रेसिडेंट की एसेंट मिली और उसको नोटिफाई कर दिया कहां पे, ऑफिशियल गैजेट में। और एलएलपी का जो एक्ट था वाज पुट फोर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 31 मार्च 2009। तो ये जो
एलएलपी एक्ट है वो फोर्स में आ गया कब से, 31 मार्च 2009 से। अब क्वेश्चन जो है वो ये है, नीड फॉर द एलएलपी, एलएलपी को लाने के पीछे जो है वो नीड क्या थी। तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि जो आपका करंट जो पार्टनरशिप एक्ट था 1932, तो उसके अंदर एक दिक्कत थी कि पार्टनर जो है उनकी लायबिलिटी क्या होती थी, अनलिमिटेड थी। मतलब अगर एक पार्टनर ने कोई मान लीजिए कर्मकांड कर दिया, एक पार्टनर ने कोई गलती कर दी, तो उसका खामियाजा बाकी पार्टनर्स को भी भुगतना पड़ता था। तो बाकी बोलते थे यार हम तो बोनाफाइड है, हमारा तो कोई गलती नहीं है, एक पार्टनर ने मिस्टेक किया, हम क्यों भुगते उस चीज को। तो उसके लिए बेसिकली जो है वो एलएलपी जो है वो एक नया फॉर्मेशन जो निकल के आया। अब अगर बात करते हैं एलएलपी के बारे में, तो बोलता है मीनिंग ऑफ एलएलपी, एलएलपी जो है वो एक अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है, एक नया फॉर्मेट निकल के आया बिजनेस करने का, ठीक है। दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ द एलएलपी ऑफ द कंपनी, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा किसका, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा किसका, पार्टनरशिप का। फिर उसके बाद में ये बोलता है कि एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पार्टनर, एलएलपी जो है वो तब तक चलता रहेगा चाहे उसके अगर पार्टनर्स के अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ, तो भी एलएलपी जो है वो लगातार चलता रहेगा। इसका मतलब इट इज कैपेबल, वो कैपेबल है एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। एलएलपी जो है वो इसकी क्या होती है, एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब ये है कि पार्टनर, नया पार्टनर कोई आएगा या पुराना पार्टनर अगर छोड़ के जाएगा तो एलएलपी जो है वो बंद नहीं होगी, एलएलपी जो है कंटिन्यू टू वर्क, वो लगातार चलती रहेगी। फर्दर, नो पार्टनर इज लायबल ऑन द अकाउंट्स द इंडिपेंडेंट और द अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ द अदर पार्टनर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, क्या कि कोई भी पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर के अनऑथराइज्ड एक्शन के लिए जो है या इलीगल एक्शन के लिए जो है वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अगर वो खुद भी एंगेज है, मान लीजिए अगर ए ने कोई कर्मकांड किया और अगर बाद में पता चला कि बी भी उसके साथ एंगेज था, तो बी की लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, और बी को भी उसके लिए दोषी ठहराया जाएगा। फिर बोलते हैं म्यूचुअल राइट और ड्यूटी जो होती है पार्टनर की विद इन द एलएलपी, उसको गवर्न किया जाएगा किसके द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा। तो एलएलपी का भी जो है वो अपना क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। इसके बाद में फिर ये सब जो है ये बेनिफिट है, तो एलएलपी जो है वो कंबाइन करती है एडवांटेज ऑफ बोथ, कंपनी का भी और साथ में किसका, पार्टनरशिप का भी, इनटू ए सिंगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगर बात करेंगे साइलेंट फीचर का, तो फीचर के नाम पे आता है सबसे पहला एलएलपी क्या है जी, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ जी बिल्कुल है। दूसरा, एलएलपी का फॉर्मेशन एग्रीमेंट के थ्रू होता है, बिल्कुल होता है जी। एलएलपी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल है जी। एलएलपी परपेचुअल सक्सेशन पे काम करती है, बिल्कुल जी। कोई भी पार्टनर आएगा या जाएगा, एलएलपी के ऊपर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एलएलपी के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, तो पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल। दूसरा, इसके अंदर एक सिस्टम आता है नया डेजिग्नेटेड पार्टनर का, जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो काम करने वाले पार्टनर उनको बोलते हैं हम लोग एक्टिव, क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर। लेकिन एलएलपी के अंदर जो काम करने वाला वर्किंग पार्टनर जो है उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। आगे राइट एंड ड्यूटी जो है वो उसकी लिखी हुई है, कहां की, पार्टनर की राइट एंड ड्यूटी जो है वो एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती है, और अगर वो नहीं है तो शेड्यूल नंबर 1 के अंदर कुछ बातें बता रखी है, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। फिर एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट, अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं नॉर्मली तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, बोले तो एलएलपी को जो है वो अपने ऑडिट करवानी पड़ेगी, नॉर्मली ऑडिट करवाना पड़ेगा, दो कंडीशन को छोड़ के। अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई एलएलपी जो है उसकी सेल जो है वो 40 लाख से एक्सीड नहीं है और उसका प्रॉफिट जो करंट ईयर में वो 25 लाख से फालतू नहीं है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपको जो है वो ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद में बात आती है मेरिट का। एलएलपी की मेरिट सबसे पहला, एलएलपी को बनाना इजी टू फॉर्म है, हाँ जी बिल्कुल है। दूसरा, एलएलपी जो है वो क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है विद सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल है जी। एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन होती है, बिल्कुल होती है। एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, हाँ जी होती है। फिर एलएलपी को फ्लेक्सिबल है मैनेज करना, जी बिल्कुल मैनेज करना क्या है, नॉर्मल जो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म होती है उससे एलएलपी को मैनेज करना फ्लेक्सिबल है। इजी ट्रांसफरेबल ओनरशिप, बिल्कुल होती है जी। इजी टू रेस मनी, हाँ जी कर सकते हैं। कैपेसिटी होती है इसमें केस करने की होती है। पार्टनर आर नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता। एलएलपी के अंदर ये खास बात है, देखो नॉर्मल पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर जो होता है अगर वो कोई काम करता है वो दूसरे के बिहाफ पे करता है, मतलब हर पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है, एजेंट होता है। बट यहां पे एलएलपी के अंदर पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता, पार्टनर फर्म का एजेंट होता है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले में क्या था कि अगर एक पार्टनर कुछ गलत काम करता है तो उसके लिए बाकी को भी दोषी ठहराया जाएगा, बट एलएलपी के अंदर ऐसा अब नहीं है। दूसरा, कंप्लायंस इसके थोड़े से क्या है, कम है, और इसके ऊपर जो है वो कंपनी से क्या लगता है, लोअर रेट ऑफ टैक्स लगता है। अब अगर बात करेंगे नेचर ऑफ एलएलपी का, तो एलएलपी जो है वो क्या है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, इसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं है। इसके अंदर पार्टनर जो है वो कौन कौन हो सकते हैं, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है यहाँ पे 2 होते हैं, अभी पढ़ेंगे वो, ये सब जो है ये आगे क्या है। तो इनमें डिफरेंस आपको बता रखा है, इसमें सब कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। पूरा का पूरा जो आपका लो है तो हमने यहाँ पे तीनों में डिफरेंस क्रिएट करके बता दिया। तो डिफरेंस है आपका पार्टनरशिप, कंपनी और एलएलपी।
तीनों का। सबसे पहला प्रिवेलिंग एक्ट, पार्टनरशिप के ऊपर जो एक्ट चलता है वो कौन सा जी आपका, वो है आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी के ऊपर है कंपनी एक्ट 2013, इसको सही कर लेना, कंपनी एक्ट 2013। और एलएलपी के ऊपर है एलएलपी एक्ट 2008। आगे रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, मतलब आपका मन करे तो आप पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड करवाइएगा अपनी फर्म को, नहीं तो नहीं करवाइएगा। कंपनी में क्या है, कंपल्सरी है, मस्ट बी रजिस्टर्ड, और जो एलएलपी है उसके लिए भी क्या है, कंपल्सरी है। तो रजिस्ट्रेशन मस्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ द एलएलपी, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा। फिर क्रिएशन, जो पार्टनरशिप है वो क्रिएट होती है किससे, कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से। अच्छा जी, लेकिन कंपनी की बात करें तो कंपनी क्रिएट होती है किससे, लॉ के अंडर, और जो एलएलपी है वो भी क्रिएट होती है किसके अंडर, लॉ के अंडर। आगे सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप में कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसका मतलब फर्म और पार्टनर दोनों के दोनों सेम माने जाते हैं, लेकिन कंपनी में और एलएलपी दोनों के अंदर क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब फर्म अलग है और फर्म के अंदर काम करने वाले पार्टनर जो है वो क्या है, अलग है। फिर परपीचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप के अंदर जो है परपीचुअल सक्सेशन नहीं है, अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, पुराना वाला जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं आपका कंपनी का या फिर बात करते हैं एलएलपी, तो दोनों के अंदर क्या होता है, आपका परपीचुअल सक्सेशन होता है। इसका मतलब ये है कि नए पार्टनर के आने का और पुराने पार्टनर के छोड़ के जाने का जो है वो एलएलपी के फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। फिर है ओनरशिप ऑफ द एसेट, पार्टनर जो है वो जॉइंट, नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर जो है वो जॉइंट ओनरशिप होती है उनकी, लेकिन बात करूंगा कंपनी का, तो कंपनी के अंदर उनके सेपरेट होते हैं फ्रॉम द कंपनी के एसेट अलग है मेंबर के एसेट से, और एलएलपी के अंदर भी जो है वो क्या होती है, सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर एलएलपी इंडिपेंडेंट ओनरशिप, मतलब ये एलएलपी की अपने खुद के नाम से ओनरशिप होती है, पार्टनर के नाम से ओनरशिप नहीं है। कॉमन सील, जो एलएलपी होता है उसकी क्या होती है, कॉमन सील होती है, जो एलएलपी का सिग्नेचर बेसिकली क्या करती है, शो करती है। अब मैं एलएलपी वाला बोलता हूं, नेम ऑफ एंटिटी, हर एलएलपी को जो है अपने नाम के साथ में क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो ऐड करना पड़ता है हर फॉर्म को, ठीक है, अपने नाम के पीछे एलएलपी लगाना पड़ेगा। मेन डॉक्यूमेंट जो इसके अंदर होता है जिसके थ्रू एलएलपी चलती है वो है जी आपका एलएलपी का एग्रीमेंट। लीगल प्रोसीडिंग जो है, क्योंकि एलएलपी एक लीगल एंटिटी है तो उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग कर भी सकते हैं और वो भी किसी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग कर सकती है। तो बोलता है बीइंग ए लीगल एंटिटी इट कैन फाइल ए लीगल सू एंड ए लीगल सू कैन बी फाइल अगेंस्ट इट। फॉरेन पार्टिसिपेशन, स्पेशल बात यह है कि एलएलपी के अंदर फॉरेन का कोई इंडिविजुअल है वो भी पार्टनर बन सकता है। ए फॉरेनर कैन बी ए पार्टनर इन द एलएलपी। मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है कितने, एलएलपी के अंदर मिनिमम जो है वो कितने होते हैं, 2, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लायबिलिटी की अगर बात करें तो पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन द एलएलपी। इसके एजेंसी रिलेशनशिप, हर पार्टनर का, एवरी पार्टनर वर्क लाइक एन एजेंट ऑफ द एलएलपी, हर पार्टनर जो है वो एलएलपी के एजेंट के तौर पे काम करता है। नोट द पार्टनर, मतलब ये है कि अगर मैं कोई काम करके आऊंगा तो मैं कंपनी, उसके लिए एलएलपी लायबल होगी, बट जो पार्टनर हैं वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे। आगे जनरल ट्रांसफरेबिलिटी, तो बोलता है कि इंटरेस्ट को जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। तो बोलता है एज पर द प्रोविजन ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट इन ए पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट कैन बी ट्रांसफर। जो इंटरेस्ट है इसका मतलब अगर मैं मेरा शेयर ट्रांसफर करना चाहूं तो मैं जो है उसको ट्रांसफर कर सकता हूं, अगर एग्रीमेंट के अंदर ये बात लिखी गई है तो इसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी इन केस ऑफ डेथ। अगर डेथ होती है तो फिर क्या होगा, जो लीगल हायर होते हैं उसके एलएलपी के अंदर जो पार्टनर था उसके जो लीगल हायर थे, ठीक है, उनको क्या मिलेगा, उनको पेमेंट मिलेगी कैपिटल की और प्रॉफिट मिलेगा ट्रांसफर टू द नेम आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर, बट ही हिमसेल्फ कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। इसका मतलब लीगल जो हायर्स होते हैं उसके वो पार्टनर नहीं बन सकते हैं। तो मेन बात यह है कि अगर मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे एलएलपी के अंदर और ए एक्सपायर हो गया, तो उसकी जगह पे जो है ऐसा नहीं है कि ए के बच्चे को हम रख लेंगे या ए की वाइफ को हम रख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये ए का जो शेयर बनता है उसको दे देंगे, लेकिन ए के जो लीगल हायर्स है उनको हम जो है वो यहां पे जो है अपना पार्टनर के तौर पे नहीं लेंगे। फिर है डिन की अगर बात करूं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास में कोई डिन या डीपीआईएन होना चाहिए, कंपनी के लिए जरूरी है। कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं तो उनके पास में डीआईएन, डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। बट पार्टनरशिप के अंदर जो है वहां पे भी कंपल्सरी है, लेकिन वहां पे डिन नहीं, वहां पे चलता है डीपीआईएन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो एलएलपी के अंदर जो काम करने वाला जो पार्टनर होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेजिग्नेटेड पार्टनर, और उसके पास में डिन होना जो है वो क्या है, कंपल्सरी है। फिर डिजिटल सिग्नेचर, जो भी आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, देखो जब भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट जाता है तो उसके ऊपर आपको क्या करने होते हैं, साइन करने होते हैं। आप सिग्नेचर करने के लिए, साइन करने के लिए जो है तो आपके पास में कैसे साइन करोगे, मैन्युअली करोगे? नहीं, मैन्युअली नहीं। तो आजकल जो साइन होता है वो कैसे, डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स है उनके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। तो जो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो उसके पास में डिजिटल सिग्नेचर होना क्या है, जरूरी है। फिर सीजेशन ऑफ द पार्टनरशिप और द मेंबरशिप एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। कोई भी पार्टनर छोड़ के जा सकता है, कोई भी पार्टनर आ सकता है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एलएलपी के
एग्रीमेंट पे। तो बोलता है एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट एन इंडिविजुअल कैन हैव सीजेशन, वो छोड़ के भी जा सकते हैं पार्टनरशिप को, लेकिन इन द केस अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ही कैन हैव सीजेशन आफ्टर ए प्रायर नोटिस ऑफ द 30 डेज। तो वो छोड़ के जा सकता है लेकिन उसको 30 दिन पहले का नोटिस देना पड़ेगा। फिर है जी रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजरियल पर्सन, जो रूटीन के जो काम होते हैं उनको देखने के लिए जो है हम लोगों ने लगा रखा है कि इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर को। मीटिंग का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, कंपनी में मीटिंग होती है लेकिन इसके अंदर मीटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। एनुअल फाइलिंग, तो बोलता है इट इज ऑब्लिगेटेड टू फाइल द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सोल्वेंसी एंड द एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार ऑफ द एलएलपी। तो आपके लिए जरूरी है क्या कि आपको एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स सोल्वेंसी एंड द एनुअल रिटर्न जो है वो आपको फाइल करने पड़ेंगे। मर्जर, एन एलएलपी कैन हैव मर्जर इनटू अनदर, एक एलएलपी को दूसरे एलएलपी के अंदर मर्जर कर सकते हैं, फॉर्म में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। इसके बाद आएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक एलएलपी को अगर आपने इनकॉर्पोरेट करना है, एक एलएलपी को अगर आपने बनाना है तो उसको बनाने के लिए आपके पास में जो है वो क्या चाहिए, ये 6 आपके जो है वो स्टेप है। सबसे पहले आपको करना पड़ता है डिसाइड द पार्टनर एंड द डेजिग्नेटेड पार्टनर, फिर आएगा ऑब्टेन द DPIN नंबर आपको लेना पड़ेगा, फिर आप जो है वो नेम देखो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको एलएलपी एग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को देने पड़ेंगे और आखिरी में आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इसके अंदर कुछ बातें जो याद करने वाली है। सबसे पहले नंबर पे जो आपका आता है वो है क्या, डिसाइडिंग द पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पार्टनर कितने हैं और उनमें से डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने हैं। तो ये बोलता है कि एटलीस्ट 2, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। अब स्पेशल बात इसके अंदर ये है कि ऐसा नहीं है कि वो दोनों के दोनों नेचुरल पर्सन हो, उनमें एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है। बोले तो कंपनी भी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है, लेकिन कंपनी अगर वो एलएलपी के पार्टनर बनती है तो उसको अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो बोलता है एटलीस्ट 2 पर्सन नेचुरल और आर्टिफिशियल आर रिक्वायर्ड, उनके लिए जरूरी है टू फॉर्म एलएलपी। इन केस एनी, अगर कभी ऐसा हो गया एनी बॉडी कॉर्पोरेट इज ए पार्टनर, देन ही विल बी रिक्वायर्ड टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज अ नॉमिनी फॉर द पर्पस ऑफ द एलएलपी। अच्छा जी, इसके बाद फॉलोइंग कैन बिकम ए पार्टनर इन द एलएलपी। कौन कौन पार्टनर बन सकता है? सबसे पहले कंपनी, कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, इंडिया के बाहर, वो पार्टनर बन सकती है। दूसरा एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, इंडिया के बाहर, वो भी पार्टनर बन सकती है। एंड तीसरा इंडिविजुअल रेजिडेंट, कोई भी इंडिविजुअल रेजिडेंट जो इंडिया के अंदर इंडिया का रेजिडेंट है वो भी, और अगर वो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है। फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी फंड आया अपने यहां पे, तो कम से कम 2 आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। लेकिन स्पेशल बात यहां पे ये कि दोनों के दोनों जो है वो कौन होंगे, नेचुरल पर्सन होंगे। अगर मान लो कभी ऐसा है कि एक डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, मान लीजिए ऐसा है कि वो आर्टिफिशियल है, तो उसको अपना एक नेचुरल पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट होगा उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आगे जो है जो भी आपके पार्टनर होंगे तो उनको जो है वो क्या लेना पड़ेगा, DPIN लेना पड़ेगा। ये डिन नहीं है, अब यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या लेना पड़ेगा, DPIN डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और दूसरा आपको DSC लेना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके बाद में फिर क्या, आप अपना नेम देखो, आप अपना एलएलपी का जो आपने नाम रखना वो आप देखो, तो रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के पास आपको जाना पड़ेगा और वहां पे देखना पड़ेगा कि जो नाम आप रखना चाहते हो क्या वो अवेलेबल भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी और ने वो नाम लिख रखा है, तो उसके लिए जो है वो आपको देखना पड़ता है क्या, नेम के अंदर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है। एलएलपी विद अ सिमिलर नेम, अगर आपने मान लो किसी ऐसी एलएलपी का नाम अपनी एलएलपी का नाम ऐसा रखा जो किसी दूसरे का भी है, तो आपको जो है पहले उससे एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, मतलब दूसरी फॉर्म से आपको एनओसी लेना पड़ेगा जिसमें दूसरी फॉर्म ये लिख के देगी कि हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरा आपको अपने नाम के साथ में जो है अपना एड्रेस भी बताना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। दूसरा कुछ प्रोहिबिटेड वर्ड्स है उनको आप यूज नहीं कर सकते हो, कुछ वर्ड्स है जिनके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, तो उनको अगर यूज करना है आपने अपने नाम के अंदर तो उनके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। देन नेम्स रिजर्व फॉर द एलएलपी फॉरेन और द एलएलपी, फॉरेन एलएलपी और कंपनी, कुछ नाम जो है वो फॉरेन एलएलपी के लिए जो है वो क्या रिजर्व है, तो उनको भी आप यूज नहीं कर सकते हो। फिर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है, आपको जो प्लेस है वो भी मेंशन करना पड़ेगा जहां से रजिस्ट्रार आपसे जो है वो कोरेस्पोंडेंस कर सकता है। ये अगर आपने डिसाइड कर लिया देन उसके बाद में आपको बनाना पड़ेगा एलएलपी का एग्रीमेंट। अगर बात करूंगा एलएलपी के एग्रीमेंट का, तो एलएलपी के एग्रीमेंट के अंदर आपका जो है वो सारा का सारा तामझाम आ जाएगा। लाइक कंटेंट क्या होगा, इसमें नेम हो गया एलएलपी का, नेम ऑफ द पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, पीएसआर उनका क्या है, और राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर। अगर कभी ऐसा हुआ कि मान लो एलएलपी ने जो है वो एलएलपी का एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो बोलो क्या होता है, तो शेड्यूल नंबर 1 के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। इन केस नो एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू द राइट एंड ड्यूटी एज प्रिस्क्राइब अंडर द शेड्यूल 1 टू द एलएलपी शैल बी एप्लीकेबल। इसके बाद में जब आपने एलएलपी का एग्रीमेंट बना लिया, उसके बाद में अब क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट जो है वो भेजे जाएंगे। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपका बिजनेस क्या है, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम एड्रेस ऑफ द पार्टनर एंड द नेम एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये सब आपको बताना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार उनकी क्या चेकिंग करेगा और बोलेगा हाँ अच्छा ये सब है, अगर उसको लगेगा सब कुछ ओके है, आपने सारे के सारे गाइडलाइंस को, सारे के सारे कंप्लाइंस पूरे कर दिए, देन उसके बाद में वो आपको जो है आपकी एलएलपी को क्या कर देगा, रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड करके जो है आपको इनकॉर्पोरेशन का जो है वो
सर्टिफिकेट दे देगा। तो बोलता है व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट आर फुलफिल विद द रजिस्ट्रार shall retain the incorporation document. He shall within a period of 14 days register करेगा incorporation document को and issue करेगा certificate that the LLP is incorporated in the name specified in the document. Once LLP get registered, एक बार अगर LLP जो registered हो गई है, it becomes separate legal entity. तो वो क्या बन जाएगी? separate legal entity and then it not depend on the partner. उसके बाद वो अपने पार्टनर के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं रहेगी। इसके बाद में आपको मैंने कुछ लिखवाया था इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर एक बार LLP का रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर वो क्या क्या कर सकती है। तो अगर बात करें एक बार अगर एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो इट कैन फाइल सू इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन ऑल्सो बी सू। तो उसके ऊपर जो है वो केस कर भी सकती है, उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं। इट कैन एक्वायर होल्ड डेवलप, अपने नाम से प्रॉपर्टी को परचेज भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है। इट कैन द कॉमन सील, उसकी एक अपनी क्या होगी? कॉमन सील होगी। एंड इट कैन डू एंड सफर सच एक्ट एंड थिंग्स एज अदर बॉडीज कॉर्पोरेट लॉफुली डू एंड सफर। तो वो सब काम कर सकती है जो बाकी बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है। अब कौन है डिस्क्वालिफाइड पार्टनर? कौन ऐसा पर्सन है जो एलएलपी के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता? तो वो सबसे पहला या तो वो अनसाउंड माइंड है, बावला इंसान। बावला इंसान को क्या ले लोगे एलएलपी में? नहीं लेना है। आगे कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, बोलते हो जो इंसॉल्वेंट हो गया वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। या फिर कोई पर्सन जिसने खुद ने एडजुडिकेट किया, कोर्ट में अर्जी लगाई कि जी मैं वो हूं इंसॉल्वेंट हूं, चाहे अभी तक कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया, बट अगर उसने खुद ने अर्जी लगा दी है तो उसको भी जो है वो आप पार्टनर नहीं ले सकते हो। काम का संभालने के लिए जो है वो कौन होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर आ गया है। अब है यहां पे जी आपका सेक्शन 81, इसमें टोटल मिला के सेक्शन जो है वो कितने? 81 है और इसके अंदर 4 जो है वो क्या है? शेड्यूल है। मतलब आपके एलएलपी एक्ट के अंदर टोटल मिला के 81 सेक्शन है और 4 जो है वो क्या है? शेड्यूल है। और 4 शेड्यूल में नाम याद करके जाना पड़ेगा। शेड्यूल नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो शेड्यूल नंबर 1 के अंदर बात जो है वो आती है किसकी? म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर। ठीक है, देखो वैसे तो सब कुछ एग्रीमेंट के थ्रू चलेगा। आपने जो है एलएलपी को अगर चलाना है तो आप एग्रीमेंट के थ्रू चलाते हो उसको, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि आपने एलएलपी का एग्रीमेंट नहीं बनाया, ठीक है, तो फिर रूल्स तो लगेंगे ना आपके ऊपर। और वो रूल क्या, वो कौन से लगेंगे? जो आपके शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं। टोटल मिला के शेड्यूल कितने? 4 शेड्यूल है। सबसे पहला शेड्यूल जो है वो बात करेगा किसका? म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर का। दूसरा शेड्यूल बात करेगा किसका? कन्वर्जन ऑफ फर्म, अगर फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर दो उसका। थर्ड बात करेगा किसका? अगर प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करोगे उसकी। और फोर्थ शेड्यूल के अंदर प्रोविजन लिखे हैं किसके? अगर किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? एलएलपी, तो उसके लिए आपको शेड्यूल नंबर 4 की बातों को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 शेड्यूल है। इसके बाद है एमसीए और आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है आर एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। तो इनको जो है ये थोड़ा काम दिया कि आप इसको थोड़ा बहुत क्या करेंगे? संभालेंगे। ओके, हाँ जी, लो जी, ये हो गया जी आपका फर्स्ट चैप्टर। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा कौन सा? एक नया टॉपिक का नाम जो है वो है जी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। चलो शुरुआत करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है क्या? देखो जब हम पढ़ेंगे आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो उसके अंदर बेसिकली अपने को 3 बातों को पढ़ के जाना है। बेसिकली उसके अंदर क्या क्या आएगा? एक आएगा जी आपका कॉपीराइट, एक आएगा आपका ट्रेडमार्क, एक आएगा कौन सा? पेटेंट। तो उनके रिगार्डिंग क्या रूल्स अपने इंडिया के अंदर चल रहे हैं वो सब अपने को जो है इसके अंदर पढ़ के जाना है। ओके, हाँ जी, पहली बात तो हम ना इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने इसका ना स्लाइड वैसे डाल दी थी अपने टेलीग्राम के ऊपर, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है इसके अंदर विपो की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या? इट इज अ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये विपो जो है वो एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया था कब? विपो कन्वेंशन के अंदर 1967 में। तो 1967 के अंदर इसको जो है वो क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था। ठीक है जी। द विपो इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन का। विपो जो है वो क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशन की। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि विपो जो है बेसिकली क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसका? यूनाइटेड नेशन का। दूसरा, ये प्रमोट करती है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है प्रमोट करने का, उसकी प्रोटेक्शन करने का जो काम है वो किसका है? विपो का। इसका हेडक्वार्टर का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा विपो डे, तो विपो डे जो है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बनाया जाता है कब? आपका अप्रैल 26 को। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि विपो डे जो बनाया जाता है अप्रैल 26 को। अब आएगा आईपीआर इन इंडिया। चलो जी शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बोलते देयर आर मेनी बिग एंड स्मॉल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म वर्ल्ड वाइड लाइक इन इंडिया, यूएस, यूके, शिकागो एक्सेट्रा, प्रोवाइडिंग द क्वालिटेटिव हेल्प टू द इन्वेंटर एंड द क्रिएटर ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर मान लीजिए आपने अपने कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई, मान लीजिए अगर आपने कोई फॉर्मूला बनाया, आपने कोई बुक छापी, आपने कोई मान लीजिए
कोई लोगो बनाया और अगर आप ये चाहते हैं कि इसको मैं ही यूज करूं, कोई और पर्सन यूज ना करे, तो आपको उसको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने इंडिया के अंदर कुछ एक्ट बना रखे हैं, उन लेजिस्लेशन के अंदर आप अपने उस जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो बोलते हैं इन इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर सेफली प्रोटेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय वेल एस्टेब्लिश्ड स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क। तो बोलते हैं इंडिया के अंदर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो क्या कर सकते हो, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, किससे, बाय स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क के थ्रू। बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके अलावा देयर आर मेनी अटॉर्नी एंड द लॉ फर्म ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया इन द वेरियस स्टेट। बहुत सारी लॉ फर्म भी है जो आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो क्या कर सकते हो, आप उसको सेव कर सकते हो। अब क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहली बात तो कोई भी नेचुरल नहीं है, इसका मतलब यह है कि मदर नेचर ने आपको प्रोवाइड नहीं किया, ये आपकी क्या होती है, मैन मेड होती है। तो बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी दैट अराइज फ्रॉम द ह्यूमन इंटेलेक्ट, जो ह्यूमन इंटेलेक्ट के कारण या इंसान के दिमाग के कारण राइज होती है, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं आप लोग क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन क्रिएशन, ये प्रोडक्ट है किसका, ह्यूमन क्रिएशन है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये नेचुरल नहीं है। आगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क और एक होता है कौन सा, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अगर बात करूंगा पहले किसका, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क का, तो इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, इसके अंदर आएगी वो सारी के सारी आपकी जैसे बुक्स हो गया, पेंटिंग हो गया, म्यूजिकल कंपोजिशन हो गया, प्ले, मूवी, रेडियो, टीवी प्रोग्राम, परफॉर्मेंस एंड अदर, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग क्या, लिटरेरी एंड द आर्टिस्टिक वर्क। इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कॉपीराइट, ठीक है। एक होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली हम लेके चलते हैं जैसे आपका ट्रेड सीक्रेट हो गया, ठीक है, या इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, ये सब आपका पार्ट होता है किसका, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का। तो बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आएगा वो सब जिसका द फिजिकल मैटर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन आइडिया और कॉन्सेप्ट फॉर द कमर्शियल पर्पस, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा कैसे, बाय द पेटेंट ऑब्जेक्ट या ट्रेडमार्क के थ्रू, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट के थ्रू, ट्रेड सीक्रेट हो गया, लेआउट डिजाइन हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये सब जो है वो पार्ट है किसका, आपके इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का, ठीक है। अभी तक ज्यादा कुछ याद करने वाली बात नहीं थी, अब यहां से स्टार्ट होगा जी आपका याद करने वाला। मेजर टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो वो उसका तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ होते हैं आपके फंक्शनल और टेक्निकल इन्वेंशन। टेक्निकल इन्वेंशन की अगर बात करेगा लाइक आपका कोई भी फॉर्मूला, किसकी बात की जा रही है, किसी भी फॉर्मूला की, तो उसके लिए अपने इंडिया में जो एक्ट बना हुआ है वो है जी कौन सा, पेटेंट एक्ट। कौन सा, पेटेंट एक्ट 1970, जिसको अमेंड किया गया 1999 में, फिर बाद में 2005 में। अच्छा, अगर कोई प्योरली आर्टिस्टिक वर्क है, कोई भी प्योरली आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है, और तो उसके लिए जो है जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक छापी है, ठीक है, आपने कोई आर्टिकल लिखा, तो अगर आप उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो बना रखा है क्या, कॉपीराइट एक्ट। तो कॉपीराइट एक्ट ओरिजिनल 1957। और अगर मैं बात करूंगा किसी भी सिंबल का, लोगो का, वर्ड का, साउंड का, कलर, डिजाइन एक्सेट्रा, तो इनके लिए जो है वो बना हुआ कौन सा आपका, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, जिसको बाद में अमेंड किया 1994 के अंदर, 96 में और सन 2000 में इसको क्या किया गया, अमेंड किया गया। तो ओवरऑल मिलाकर के जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। उनके लिए जो एक्ट बने हुए वो है आपका क्या, CPT। सी बोले तो आपका कॉपीराइट, पी बोले तो आपका पेटेंट और टी बोले तो आपका ट्रेडमार्क। ओके, हाँ जी सर, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे है जी आपका कौन सा, पेटेंट। पेटेंट जो है वो किसको करवाते हैं, पेटेंट करवाएंगे हम किसी भी ऐसे फॉर्मूले को जो हमने खुद ने डिराइव किया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसके लिए हम क्या करेंगे, पेटेंट। पहली बात तो पेटेंट जो है वो कवर करता है, इट इज कवर्ड अंडर द एक्ट कॉल्ड द पेटेंट एक्ट 1970, जिसको बाद में 2005 में क्या किया गया, अमेंड किया गया। ये होल ऑफ इंडिया के ऊपर जो है वो क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है जी। अब पेटेंट होता क्या है, तो बोलते हैं पेटेंट डिस्क्राइब एन इन्वेंशन। पेटेंट जो है कोई भी एक ऐसी इन्वेंशन फॉर विच जिसके लिए इन्वेंटर क्लेम द एक्सक्लूसिव राइट। पेटेंट कोई भी एक ऐसी इन्वेंशन जिसके लिए इन्वेंटर ये बोलता है कि मेरा इसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट है, इसको यूज करना, इसको डिस्पोज करना, वो सब उसके ऊपर किसका, मेरा राइट है। कौन सी इन्वेंशन को आप पेटेंटेबल करवा सकते हैं, वो इन्वेंशन ही पेटेंटेबल होगी अगर इट इज न्यू। अगर जो आपने इन्वेंशन करी है, जो आपने कोई भी चीज डिस्कवर की, अगर वो एकदम नई है, नोवल है, तो ही वो जो है वो पेटेंट आप उसको करवा सकते हो, अनलेस आप उसको पेटेंट नहीं करवा सकते हो। दूसरा, इट इज यूजफुल। अगर वो यूजफुल है तो ही पेटेंट होगा, अनलेस वो पेटेंट नहीं होगा। फिर नॉट ऑब्वियस, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ऑब्वियस नेचर की हो, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी पर्सन उसको कर ले, उसको करने के लिए आपने स्पेशल एफर्ट्स लगाए हो। एंड इट पर्टेन टू द पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, और वो देखने में ऐसा होना भी चाहिए कि वो पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर हो, क्योंकि अगर कोई चीज ऐसी है जिसका कोई यूज ही नहीं है, उसको पेटेंट करवा के आप कर भी के लोगे।
फिर बोलते हैं पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर का मतलब जो है वो क्या होता है, बोला कोई भी इन्वेंशन विच रिलेट टू ए प्रोसेस और द प्रोडक्ट और बोथ इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप, जिसके अंदर क्या है कोई ना कोई इन्वेंटिव स्टेप आया है जो कैपेबल है किसके लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, जिसको आप जो है वो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। मतलब वो सब्जेक्ट मैटर जो एकदम नया है और जिसको आप इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करने में यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। आप कितने दिनों के लिए पेटेंट करवा सकते हैं, तो बोलते हैं टर्म ऑफ द पेटेंट जो है वो कितना आपका 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑल द टाइप ऑफ इन्वेंशन। आगे प्रायोरिटी डेट जो है वो क्या, फर्स्ट टू फाइल, जो पहले आप उसको करवाएंगे, जिसने पहले पेटेंट करवा लिया उसी के नाम पे वो पेटेंट चढ़ जाएगा और उसके पास में उसको क्या मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा उस पेटेंट को यूज करने का या उसको आगे किसी पर्सन को सौंपने का। ठीक है, अब किस दिन से माना जाएगा, जिस दिन आपने पेटेंट के लिए रजिस्टर्ड करवाया, ठीक है, उस दिन से जो है वो आपका वो जो आपकी टेक्निक है वो आपके नाम पे पेटेंट हो जाएगी। द डेट ऑफ द पेटेंट इज द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट। टर्म ऑफ द पेटेंट जो है वो क्या होगी, काउंटेड फ्रॉम दिस डेट, इसी डेट से जो टर्म ऑफ आपकी जो पेटेंट है वो यहीं से काउंट होगी। आगे, इज ए पेटेंट ग्रांटेड इन वन कंट्री एनफोर्सेबल इन अदर कंट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो कोई भी जो है वो पेटेंट ग्रांट हुआ किसी एक कंट्री में, क्या आप उसको दूसरी कंट्री में एनफोर्स करवा सकते हो, तो क्वेश्चन आंसर इसका है नो। अगर आपने अपनी कंट्री, क्योंकि देखो आपके जो लॉ हैं वो कहां तक एप्लीकेबल है, सर हमारे जो कानून होते हैं वो हमारी जुरिसडिक्शन तक ही एप्लीकेबल है। अब हमारी जुरिसडिक्शन, तो मान लो इंडिया के अंदर जो है आपने कोई कानून बनाया, तो इंडिया का कानून क्या पाकिस्तान में चला लोगे क्या, इंडिया के कानून को यूएसए में चला लोगे क्या, नहीं। तो अगर आपने इंडिया के कानून के अंडर अगर आपने अपनी टेक्निक को अगर पेटेंट करवाया, तो वो बाहर जो है बाहर वाला पर्सन को कॉपी कर सकता है, आप उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हो। तो बोलते हैं इज ए पेटेंट ग्रांटेड इन वन कंट्री, अगर कोई पेटेंट ग्रांट किया किसी एक कंट्री में, क्या वो एनफोर्सेबल है दूसरी कंट्री में, तो हम बोलेंगे नो, देयर इज नथिंग लाइक ए ग्लोबल पेटेंट, की कोई भी ग्लोबल पेटेंट जैसा कोई भी सिस्टम नहीं है। और द वर्ल्ड पेटेंट, पेटेंट राइट्स आर एसेंशियली टेरिटोरियल इन नेचर, पेटेंट राइट जो है वो क्या है, टेरिटोरियल इन नेचर है, बोले तो वो लिमिट्स के हिसाब से होते हैं, आपके जुरिसडिक्शन एरिया के हिसाब से होते हैं। बोलता है ग्रांटिंग ए पेटेंट इन वन कंट्री ऑफ द यूनियन डज नॉट फोर्स अदर कंट्री टू ग्रांट द पेटेंट फॉर द सेम इन्वेंशन। द रिफ्यूजल और द पेटेंट इन वन कंट्री डज नॉट मीन दैट इट विल बी टर्मिनेट इन ऑल द कंट्री। अगर किसी एक कंट्री ने जो है वो पेटेंट को मानने से मना करते तो ऐसा ये मतलब नहीं है कि हर कंट्री जो है उसको क्या करेगी, मना करेगी। इसके बाद पेटेंट होल्डर जो है इंडिया के अंदर वो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं द लिस्ट ऑफ टॉप 10 पेटेंट होल्डर की, ठीक है, इसके अंदर जनरली कंपनी जो है वो कौन सी, फार्मास्यूटिकल है, जो आपकी दवाइयों वाली कंपनी है उन्होंने ही जो है अपने आप को क्या करवा रखा है, पेटेंट करवा रखा है, या फिर कोई बायोटेक्नोलॉजी वाली कंपनी है वही है। इंडिया के अंदर 184 पेटेंट्स आर होल्ड बाय द काउंसिल ऑफ द साइंस एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च फॉलो बाय द रेनबेक्सी, वाइल द टॉप 10 पेटेंट होल्डर अक्रॉस द वर्ल्ड, आईटी कंपनी जो है इंडिया की, कोई भी आईटी फर्म जो है उसने पेटेंट नहीं करवा रखा। लेकिन अगर बात करते हैं आईटी फर्म जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेटेंट आईटी फर्म ने करवाया, लेकिन इंडिया के अंदर कोई भी फर्म नहीं है जिसने आईटी वाली जिसने अपने आप का क्या करवा रखा हो, पेटेंट करवा रखा हो। इसके बाद आएगा जी आपका ट्रेडमार्क। तो पेटेंट खत्म हुआ, पेटेंट के अंदर बात की गई है किसकी, कोई भी टेक्निक की जो कि नोवल नेचर की है, जिसको इंडस्ट्री में आप यूज करेंगे, कोई भी ऐसा फॉर्मूला, तो उसका पेटेंट करवा सकते हैं। स्पेशल बात यह है वो नोवल होनी चाहिए, टेक्निक नहीं होनी चाहिए, और दूसरा उसका जो है वो इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेशन भी होना चाहिए। अब बात करेंगे ट्रेडमार्क का। अगर बात करूंगा मैं ट्रेडमार्क का, तो ट्रेडमार्क के अंदर बेसिकली कोई भी लोगो, कोई भी आपका नाम, कोई भी आपका सिंबल, उसको भी हम लोग जो है ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कुछ ब्रांड के साथ में जो गोला सा लगा होता है और उसमें ना आर लिखा होता है रजिस्टर्ड, कईयों में लिखा होता है टीएम, कईयों में लिखा होता है एसएम, तो वो सब क्या है, दीज ऑल आर रिलेटेड विद द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे ये कि ट्रेडमार्क जो है वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर कवर्ड है। ये एक्ट जो है वो आपका फोर्स के अंदर आया 2003 के अंदर, इसलिए रिप्लेस कर दिया एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से। पहले अपने इंडिया में एक और एक्ट बना हुआ था जिसका नाम था ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट 1958। जब ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 आया तो इसने इसको क्या कर दिया, रिपील कर दिया। ये एक्ट जो है वो होल ऑफ इंडिया के ऊपर क्या है, एप्लीकेबल है। आगे ट्रेडमार्क में क्या कुछ आएगा, ट्रेडमार्क के अंदर कोई भी सिंबल, कोई भी लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन या कोई भी अदर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए बिजनेस और ए प्रोडक्ट इन द कॉमर्स। अलग अलग तरह के सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है टीएम। टीएम का मतलब क्या है, ये वो अगर किसी नाम का टीएम है, इसका मतलब ये कि आप उस नाम को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो। टीएम में रजिस्टर्ड नहीं हुआ, टीएम के अंदर ये है कि आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर किसी ने ऑब्जेक्शन करनी है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपका वो जो वर्ड है टीएम वो हट जाएगा वहां से, और वहां पे क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा। इसके बाद एक होता है एसएम। अगर आप अपनी सर्विस को भी, इसको बोलते हैं सर्विस मार्क,
TM बोल तो ट्रेडमार्क, SM बोल तो सर्विस मार्क। अगर आप अपनी सर्विस को भी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। जब आप अप्लाई करते हो SM सर्विस मार्क के लिए तो आपको अपने सर्विस का जो भी लोगो है, जो भी आपका टैगलाइन है, उसके साथ आप लिखोगे क्या, SM। लेकिन जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आप SM वर्ड को हटा दोगे और वहां पे क्या लिख दोगे, R बोल तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड सर्विस मार्क। आगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, अप्लाई करना पड़ेगा, पहले एप्लीकेशन करो, फिर अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एग्जामिन करो किसको, ट्रेडमार्क को, एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा ट्रेडमार्क के लिए, और फाइलिंग ऑफ द अपोजिशन। जैसे आपने अगर मान लो ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया तो उसके बाद में जो है वो 6 महीने का टाइम जो है अपोजिशन के लिए होता है, जिसके अंदर बेसिकली कोई भी पर्सन जिसको आपत्ति हो इस ट्रेडमार्क के ऊपर तो वो उसके ऊपर जो है वो अपोज कर सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसके बाद में आपको जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। आगे ड्यूरेशन एंड फीस ऑफ द ट्रेडमार्क, जो ट्रेडमार्क जो है उसकी ड्यूरेशन फीस क्या है, तो बोलते ट्रेडमार्क इज वैलिड फॉर 10 ईयर, ट्रेडमार्क जो है वो 10 साल के लिए जो है वैलिड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन विच मे बी रिन्यू फॉर फर्दर पीरियड ऑफ द 10 ईयर ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी। आगे सर्विस मार्क की अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं सर्विस मार्क राइट आर रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर द ओनर फॉर द 17 ईयर, वो 17 साल के लिए जो है वो आपका क्या रहेगा, आपके नाम पे रहेगा, उसके बाद आप उसको फर्दर जो है वो क्या करो, रिन्यू करवा सकते हो। आगे गवर्नमेंट की फीस है वो लगभग 2500 रुपए फॉर ईच क्लास ऑफ द गुड्स और सर्विस। चलो जी, इसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल है, तो बोलते हैं ट्रेडमार्क इज ए साइन जिसका यूज किया गया ऑन और इन कनेक्शन विद द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। It is used on the goods means that it may appear not only on the goods themselves but on the container। ऐसा नहीं है कि गुड्स के साथ ही दिखाना पड़ेगा, जो आपका कंटेनर है या जो आपका रैपर आप उसके ऊपर भी ट्रेडमार्क या रजिस्टर्ड जो है वो आप दिखा सकते हो। आगे आप ट्रेडमार्क किस किस का करवा सकते हैं, नेम का भी करो, जैसे ये कोका कोला ये नेम है तो इसका भी ट्रेडमार्क हो सकता है, लोगो टाइप ये लोगो है इसका भी ट्रेडमार्क हो सकता है, सिंबल जैसे ये इसका भी हो सकता है, कोई स्लोगन है आपका आई एम लविंग इट इसका भी हो सकता है, ये बोतल जो कोक की जो बोतल है तो इसका ये शेप है, शेप का भी हो सकता है, और कलर अगर आपने कलर का भी आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। आगे अब आएगा जी आपका कॉपीराइट। अगर बात करेंगे कॉपीराइट का तो कॉपीराइट बेसिकली आता है किसके लिए, कोई भी अगर आपने आर्टिस्टिक काम किया या फिर मान लीजिए कोई भी अगर आपने जो है वो लिटरेरी वर्क किया तो उसके लिए आप अपने उस काम को जो है वो कॉपीराइट करवा सकते हो। कॉपीराइट करवाने के लिए उसका नया होना जरूरी नहीं है। पेटेंट के लिए तो जरूरी था कि पेटेंट जो है उन्हीं चीजों का होगा जो कि क्या होंगे, नोवल होगा, ठीक है, वो टेक्निक क्या होगी, नोवल होगी, बट कॉपीराइट के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो बोलता था इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 ये गवर्न करता है सिस्टम ऑफ द कॉपीराइट इन इंडिया, इसको अमेंड किया, इतनी बार ये अमेंड हो चुका है। आगे मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग क्या, कॉपीराइट क्या होता है, इट इज ए राइट, कॉपीराइट जो है बेसिकली क्या है, ये एक राइट है विच ग्रांट जो आपको ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू द यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया। तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा आपका जो यूनिक एक्सप्रेशन आइडिया का, तो उसके आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, कोई भी पर्सन जो है उसको कॉपी नहीं कर सकता विदाउट आपकी प्रायर परमिशन। आगे ओरिजिनल, सबसे मेन टर्म जो यहां पे आती है वो है क्या, ओरिजिनल। द टर्म ओरिजिनल इन द कॉपीराइट मींस द वर्क, जो काम है जिसको आप कॉपीराइट करवा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑथर। आगे देयर इज नो रिक्वायरमेंट द नोवेल्टी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि पेटेंट के लिए पेटेंट का नोवेल होना जरूरी है बट कॉपीराइट के लिए ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो बोलते देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द नोवेलिटी और द यूनिकनेस एज देयर इज इन द पेटेंट लॉ। आगे कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया नॉट द आइडिया इटसेल्फ। कॉपीराइट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं एक्सप्रेशन, आपका जो आइडिया उसके एक्सप्रेशन को क्या करता है वो मतलब प्रोटेक्शन करते हैं। डेट मीन्स कि अगर मान लो मैंने कोई बुक लिखी तो वो बुक लिखने की जो टेक्निक है, बुक लिखने की जो मेरी वो स्किल है उसको मैं प्रोटेक्शन करूंगा, लेकिन बुक का जो कंटेंट मैटर है, ठीक है, अगर उस मैटर को पढ़ के कोई पर्सन जो है वो अपने बुक अगर छापता है तो वो कर सकता है। सेम जो कंटेंट है वो कॉपी नहीं होना चाहिए। तो जो मेरे एक्सप्रेशन है उनको प्रोटेक्शन मिली है, लेकिन जो मेरा आइडिया है, जो बेसिकली बुक के अंदर जो मैंने कंटेंट लिखा उसको समझ के अगर आप कुछ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। आगे व्हाट इज कवर्ड बाय द कॉपीराइट, कॉपीराइट में क्या क्या चीजें कवर है तो हमने यहां पे लिख दिया, जो कोई भी लिटरेरी वर्क, मान लीजिए बुक्स हो गया, फिल्म हो गया, ड्रामेटिक हो गया, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब जो है इनको आप कॉपीराइट करवा सकते हो। किसको कॉपीराइट नहीं करवा सकते हो, आइडिया को, या कोई भी फैक्ट है, या कोई रेसिपी है, या वर्क लैकिंग ओरिजिनलिटी, कोई भी काम जो है ओरिजिनल नहीं है, या कोई भी नेम, टाइटल या शॉर्ट फ्रेज, इनको जो है वो आप कॉपीराइट नहीं करवा सकते हो। तो क्या क्या कॉपीराइट हो सकता है मैंने बता दिया, क्या क्या नहीं हो सकता वो बता दिया। अब है रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। रजिस्टर करेंगे कॉपीराइट बाय कंप्लीटिंग ए सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द एप्रोप्रिएट फी। नीड नॉट सेंड ए कॉपी ऑफ योर वर्क, आपको अपने वर्क की कॉपी जो भेजने की जरूरत नहीं है। इट में अपीयर विद द सेम टाइटल बट इफ ईच वर्क हैज बीन क्रिएटेड इंडिपेंडेंटली ईच विल हैव इट्स ओन कॉपीराइट प्रोटेक्शन। अगर वो सभी जो काम इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए सबके लिए आपको अलग से जो कॉपीराइट लेना
पड़ेगा। ड्यूरेशन जो है कॉपीराइट का वो क्या, वो कितनी होती है, तो अपने इंडिया के अंदर कॉपीराइट की ड्यूरेशन क्या है, ऑथर की जो लाइफ है वो प्लस में 50 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, जिस साल जो है ऑथर डाई हुआ, तो वो मतलब एक बार अगर आपने उसको कॉपीराइट करवा लिया तो ताउम्र जो है जो ऑथर है उसके नाम पे वो चलता रहेगा, और साथ में 50 साल और, ठीक है। 50 ईयर जो है फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग के लिए कितना है, 50 ईयर। टाइपोग्राफिकल अरेंजमेंट जो है उनके लिए 25 साल, और अगर प्रोडक्शन कॉपीराइट प्रोडक्शन ऑलवेज एक्सपायर ऑन द December 31 ऑफ द लास्ट कैलेंडर ईयर ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये आपका ड्यूरेशन है। मेन तो ये आएगा कि अगर आपने कॉपीराइट करवाया तो लगभग क्या कितने साल के लिए होगा, तो अगर आपने बुक छापी उसका कॉपीराइट कराया तो ऑथर की लाइफ है तब तक कॉपीराइट रहेगा, और साथ में 50 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर इन विच द ऑथर डाइज। ये है जी। इसके बाद टेक एक्शन अगेंस्ट द इन्फ्रिंजमेंट। अगर कोई पर्सन जो है वो इसमें कुछ वो करता है, मान लीजिए अगर आपने कॉपीराइट करवाया और वो फिर भी आपकी बिना परमिशन के अगर उसको क्या करता है, यूज करता है, तो फिर आप उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। तो क्या होगा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट। तो इन्फ्रिंजमेंट के अंदर क्या आएगा, इसमें आएगा कोई भी अगर कोई पर्सन क्या करता है, कोई रिप्रोडक्शन करता है, यूज करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, परफॉर्म करता है एक्सेट्रा ऑफ द वर्क विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर, आपके बिना परमिशन के, तो वो सब जो है वो इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आएगा। या अगर कोई भी पर्सन जो है वो क्या करता है, आइडेंटिकल और सब्सटेंशियल सिमिलर रिप्रोडक्शन करता है आपके सामान के जैसा, तो भी, और इसके लिए अगर कोई पर्सन इन्फ्रिंजमेंट करेगा तो आप उससे जो है वो क्या करेंगे, डैमेज की क्लेम करेंगे। तो रेमेडी क्या है, अगर पेटेंट को इन्फ्रिंजमेंट किया गया तो क्या रेमेडी अवेलेबल है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है जी। इट में इशू एन इंजंक्शन ईदर टू प्रिवेंट द इन्फ्रिंजर फ्रॉम द फर्दर यूज और अवॉइड डैमेज। तो आप उसको ये भी हो सकता है कि आप उसको रोक सकते हो कि आगे से यूज मत करियो, या जो तूने अभी तक यूज किया तो मेरे को उसके लिए क्या करो, कंपनसेट करो, मुझे रॉयल्टी का पेमेंट करो, ठीक है जी। अगर कोई आपका ट्रेडमार्क को यूज करते हैं तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ केस भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, उसके खिलाफ जो है पनिशमेंट भी है, कम से कम 6 महीने और मैक्सिमम 3 साल की, और परमानेंट बैन भी कर सकते हो ऑन एंगेज इन द कमर्शियल एक्टिविटी के। फर्दर वो जो है फ्यूचर के अंदर जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर एंगेज नहीं होगा। आगे फिर है जी पेटेंट फॉर द कॉपीराइट। अगर आपने कॉपीराइट को इन्फ्रिंजन किया तो फिर क्या होगा, ए सूट कैन लाई ऑन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस चलेगा, या हाई कोर्ट के अंदर आप उसके खिलाफ जो है वो कॉपीराइट एक्ट के अंदर केस कर सकते हो। और जो ये पनिशेबल है, इंप्रिजनमेंट अप टू कितना, 3 साल एंड फाइन एज पर द क्लेम। तो ये सब आपके पास में जो है वो क्या है, रेमेडी अवेलेबल है, मतलब ये सब रेमेडी आपके पास में अवेलेबल है। अगर कोई भी पर्सन जो है वो आपके द्वारा किए गए कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है अगर उनको आपके विदाउट परमिशन के यूज करते हैं तो ये सब एक्शन आप उसके खिलाफ ले सकते हो। बेसिकली आईपीआर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपको पढ़ के जाना है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो वो उनको कितने कितने साल के लिए मिलता है, ठीक है, और उनकी कंडीशन क्या, भाई नोवेलिटी होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ये सब आपको करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, लो जी, ये हो गया अपना कॉपीराइट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया एक्ट जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगर हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में तो इसके अंदर आपको जो है प्रोविजन दिए हुए हैं कि सेल के रिगार्डिंग और एग्रीमेंट ऑफ सेल के रिगार्डिंग। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। सबसे पहले बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो एक स्पेशल एक्ट है, ठीक है, जिसको बनाया गया बेसिकली क्या सेल के ऊपर ही लगेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अपने इंडिया के अंदर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर मान लो मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल किया जा रहा है तो उसके ऊपर जो एक्ट अपना यहाँ पे प्रिवेल करता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो पहले तो बताया गया सेल क्या है बेसिकली, तो सेल जो है वो एक टिपिकल बार्गेन होता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो आपको क्या करता है, आपको अलाउ करता है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलाउ द पार्टी टू मॉडिफाई, ये अपने को अलाउ करता है कि हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं द प्रोविजन ऑफ द लॉ बाय एक्सप्रेस स्टिपुलेशन, ठीक है जी। हाउएवर इन सम प्लेसेस दिस फ्रीडम इज सेवरली रिस्ट्रिक्टेड। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो आपको डिफाइन करता है और अमेंड करता है लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स। ये एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया पे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जे&के, लेकिन विद द एडवेंट ऑफ द ये जब ये 360 आर्टिकल 370 को क्या कर दिया, हटा दिया, तो तब से जितने भी आपके ये एक्ट है सारे जे&के के ऊपर भी जो है वो क्या हो गए, एप्लीकेबल हो गए हैं। अब यहाँ पे दो चीज आती है, एक होता है आपका सेल और एक होता है आपका एग्रीमेंट टू सेल। सेल के अंदर एग्रीमेंट टू सेल में एक ही डिफरेंस है कि सेल में जो है वो क्या होता है, इमीडिएट जो है वो आपका डिलीवरी हो जाता है, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप जो है वो आपकी ट्रांसफर होगी एट सम फ्यूचर डेट पे। मतलब इसके अंदर बेसिकली हम जो है वो क्या लेके चलते हैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, तो हम यहाँ पे ये बोलते हैं सेल जो है वो क्या, सेल इन सेल प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली। जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है सेलर से किसको, बायर को। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ऐसा नहीं होता कि एग्रीमेंट तो आज हो जाएगा लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो फ्यूचर डेट में जो है वो क्या होगी, ट्रांसफर होती है। तो बोलते हैं द टर्म सेल इज डिफाइंड
in the sale of goods act 1930 where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is known as a sale. जबकि अगर मैं बात करूंगा किसका एग्रीमेंट टू सेल का, तो ये क्या बोलते हैं, इन एन एग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज नॉट ट्रांसफर इमीडिएटली, जो ओनरशिप है गुड्स की वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती. इट इज इंटेंडिंग टू ट्रांसफर एट ए फ्यूचर डेट, इसको जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा कब, फ्यूचर डेट पे, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन कंडीशन देयर ऑन. द टर्म इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स. इसमें बोला गया एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम. अगर मान लो ट्रांसफर जो है प्रॉपर्टी का वो किया जाएगा कब, फ्यूचर के अंदर, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द एग्रीमेंट टू सेल. तो उसका बोलते हैं आप लोग क्या, एग्रीमेंट टू सेल. अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो उसके अंदर जो है वैलिड एग्रीमेंट के सारे जो है वो फीचर होने चाहिए. तो बोलता है व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, तो कब एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनेगा, पहली बात तो ये, तो बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल व्हेन द टाइम इलेप्स, जब वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो वो जो एग्रीमेंट था वो अब क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा. दूसरा, द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट, जब भी आप सेल का एग्रीमेंट करते हैं तो ये सब एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए. सबसे पहले तो ये एटलीस्ट 2 पार्टी, कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए. दूसरा, सब्जेक्ट मैटर जो है वो क्या होंगी, गुड्स होगी, और गुड्स के अंदर ओनली कौन सा आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा. इट में भी एग्जिस्टिंग, ऐसा भी हो सकता है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग गुड्स हो, या ओन्ड या पोजेस बाय द सेलर और द फ्यूचर गुड्स. दूसरा, प्राइस होगा वो किसके अंदर होगा, मनी के अंदर होगा, वो काइंड के अंदर नहीं होगा. एंड शुड बी पेड और प्रोमिस, या तो पेमेंट कर दिए या प्रोमिस किया कि फ्यूचर के अंदर क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे. बट देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट, लेकिन कोई भी चीज ऐसे यहाँ पे रोकती नहीं है कि कंसिडरेशन जो है वो पार्टली मनी और पार्टली काइंड के अंदर हो. ऐसा हो सकता है लेकिन प्योरली काइंड में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर मस्ट टेक प्लेस, ट्रांसफर होना चाहिए. आगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशन, ऐसा भी हो सकता है कि वो एब्सोल्यूट हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो कंडीशन हो. ऑल अदर एसेंशियल, जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी एसेंशियल फीचर होने चाहिए वो सब भी आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर होने चाहिए. अब यहां पे डिस्टिंक्शन बता रखा है सेल में और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर. वो क्या है, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. सेल के अंदर जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल की बात करूंगा तो वहां पे क्या होता है, ट्रांसफर होगा लेकिन आफ्टर सम फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, कुछ कंडीशन जो है उनको फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद में जो है इसको आप कर सकते हो. ठीक है जी. दूसरा, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूटेड, ये वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल की बात करूंगा तो ये कौन सा, एग्जीक्यूटरी है. फिर रेमेडी फॉर ब्रीच, अगर मान लीजिए अगर कोई ब्रीच करते हैं हम कंडीशन में, तो क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो बोला सेलर जो है वो बायर के ऊपर केस कर सकते हैं फॉर द प्राइस के लिए, क्योंकि उसने सामान जो है वो बायर को दे दिया है. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में सामान अभी सेलर के पास पड़ा है तो वो प्राइस के लिए केस नहीं कर सकता, ओनली डैमेजेस के लिए जो है वो केस कर सकता है. आगे, लायबिलिटी ऑफ द पार्टी, बोलता है सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन जो है गुड्स का, वो लायबिलिटी होती है किसकी, बायर की. लेकिन अगर बात करूंगा मैं एग्रीमेंट टू सेल के अंदर तो वहां पे लायबिलिटी किसकी है, सेलर की, क्योंकि गुड्स जो पड़ी है वो किसके पास पड़ी है, सेलर के पास में पड़ी है. आगे, बर्डन ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ द बायर, जो रिस्क ऑफ लॉस है वो होता है किसका, बायर का होता है. लेकिन आपके एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो लॉस होता है वो किसका होता है, सेलर का. फिर नेचर ऑफ राइट, अब बात ये है सेल के अंदर बायर के सेलर के पास में क्या राइट है, तो उस राइट को बोलते हैं इट क्रिएट जस्ट इन रैम. जस्ट इन रैम, जस्ट इन रैम का मतलब सेलर के पास में 2 राइट है, गुड्स के खिलाफ भी राइट है और पर्सन के खिलाफ भी. वो गुड्स को वापस लेने का भी राइट है और पर्सन के खिलाफ केस करके उससे पैसा रिकवरी करने का भी राइट है. ठीक है. लेकिन अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल की बात करूंगा तो वहां पे सेलर के पास में जो राइट है वो ओनली कौन सा है, क्रिएट जस्ट इन पर्सोनम. जस्ट इन पर्सोनम का मतलब जो है वो क्या होता है, राइट अगेंस्ट पर्सन ओनली. इसका मतलब जो सेलर है उसके पास राइट जो है पर्सन के अगेंस्ट है, गुड्स के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि गुड्स तो उसके खुद की पोजेशन के अंदर पड़ी है. राइट ऑफ रीसेल, सेल के अंदर जो है आपके पास कोई राइट ऑफ रीसेल नहीं है, क्योंकि गुड्स आपके पास है, गुड्स सेलर के पास है. बट एग्रीमेंट टू सेल के अंदर आपके पास में क्या है, राइट ऑफ रीसेल होता है. आगे, अब एक टर्म है कैविट एम्प्टर. कैविट एम्प्टर क्या होता है, कैविट एम्प्टर बेसिकली एक टर्म है जो ये बोलती है लेट द बायर बी अवेयर. लेट द बायर बी अवेयर, ये बेसिकली क्या बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर, कि अगर मान लीजिए बायर कल को कोई भी सामान मार्केट से क्या करेगा, परचेज करेगा, तो बायर को श्योर होना पड़ेगा कि वो गुड्स जो है वो सही है या नहीं है. मतलब दैट मींस कि अगर बायर कोई सामान क्या करता है, परचेज करेगा, तो उसके लिए वह स्वयं रिस्पॉन्सिबल होगा. सामान खराब होने पर वह सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता. तो उस कंडीशन को बोलते हैं आप लोग कैविट एम्प्टर. तो कैविट एम्प्टर इज द लेट द बायर बिवेयर. अच्छा जी. लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो है
बायर जो है वो सेलर को दोषी ठहरा सकता है। नॉर्मल रूल क्या बोलता है? नॉर्मल अगर कैविएट एम्प्टर की बात करता हूं तो वो ये बोलता है कि जब कभी भी बायर अगर मान लो सेलर से कोई सामान को बाय करेगा तो उसके लिए अगर कल को वो सामान खराब निकलता है तो वो बायर को सेलर को दोषी नहीं ठहरा सकता। मतलब इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर, ये बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो सामान को परचेस करेगा तो ड्यू डिलिजेंस वो खुद बरतेगा, मतलब खुद वो चेक करेगा कि सामान सही है या नहीं है। ठीक है जी, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पे आपका ये जो रूल है लेट द बायर बी अवेयर बोलते हो कैविएट एम्प्टर, वो आपका एप्लीकेबल नहीं होता। कौन सा? सबसे पहला फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। अगर मान लो अगर सामान जो है सामान ही खराब है, जिसका मतलब यह है कि हमने सेलर को बता दिया कि हमको इस पर्पस के लिए सामान चाहिए और वो जो सामान है उस पर्पस में फिट नहीं बैठता, तो वहां पे आपका रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे आप जो सेलर के खिलाफ केस कर सकते हो। दूसरा, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर हमने बता दिया कि भाई हमको ये डिस्क्रिप्शन की गुड्स चाहिए और फिर अगर वो गुड्स खराब निकल गई तो आप सेलर के खिलाफ केस कर सकते हो। आगे, गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। अगर मान लो गुड्स ऐसी है जो डैमेज गुड्स है, मतलब जो यूजेबल ही नहीं है, तो वहां पे भी आप जो है वो सेलर के खिलाफ केस कर सकते हो। आगे, गुड्स बाय सैंपल। अगर आपने जो है सैंपल दिखा दिया, सैंपल शो करके बोला जी ऐसी ऐसी गुड्स मेरे को चाहिए, तो वहां पे भी आप जो है वो सेलर के खिलाफ जो है केस अगर कल को मतलब सैंपल दिखा के भी खराब सामान मिला तो आप सेलर के खिलाफ केस कर सकते हो। फिर गुड्स बाय सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन। अगर आपने सैंपल भी दिया, डिस्क्रिप्शन भी बताया, सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी अगर सामान खराब निकला तो भी आप सेलर के खिलाफ केस कर सकते हो। वहां पे सेलर ये नहीं बोलेगा लेट द बायर बी अवेयर, नहीं, हमने आपको बता दिया था, हमने आपको सैंपल दिया, हमने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बाद भी अगर सामान खराब निकलता है एंड देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर है जी ट्रेड यूसेज। ट्रेड यूसेज का मतलब क्या? अगर सामान ऐसा है जो यूसेज ही नहीं है, जैसे मान लो हमने हिमाचल से जो है हमने सेब ऑर्डर किए और वो रास्ते में आते आते रिप हो गए, इसका मतलब क्या वो गल गए या फिर मान लो पक गए ज्यादा और वो गल गए हैं, तो उस केस के अंदर भी जो है हम उनके ऊपर केस करेंगे और हम ये बोलेंगे इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सामान जो है वो क्या होना चाहिए, वो ट्रेड के यूसेज का होना चाहिए। एंड लास्ट, सेलर एक्टिवली कंसील। अगर सेलर जानबूझ के डिफेक्ट को क्या कर ले, छुपा ले, तो इस केस के अंदर भी जो है बायर के पास में राइट है कि वो सेलर के खिलाफ जो है वो केस कर सकता है। ये सब है जी आपका लेट द बायर बी अवेयर कैविएट एम्प्टर के एक्सेप्शन। नॉर्मल कैविएट एम्प्टर क्या बोलता है कि बायर के पास कोई राइट नहीं है कल को सामान खराब निकलेगा तो, क्योंकि बायर को ड्यू डिलिजेंस बरतनी चाहिए, बट इन कंडीशन के अंदर जो है बायर के पास राइट है कि वो सेलर के खिलाफ केस कर सकता है। इसके बाद आएगा राइट ऑफ अनपेड सेलर। तो पहले तो अनपेड सेलर कौन होता है भाई? अनपेड सेलर कोई भी एक ऐसा सेलर जिस बेचारे ने सामान तो दे दिया लेकिन उसको जो है वो पैसा नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर मैं सामान आपको बेच दूं और कल को आप पैसा दिन से क्या कर दो, डिनाई कर दो, तो मैं जो हूं मैं कौन हो जाऊंगा? अनपेड सेलर हो जाऊंगा। या फिर अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि मैंने आपको सामान बेचा 1000 रुपए में, ठीक है, 1000 रुपए का सामान बेचा, आपने अगर मुझे 990 रुपए दे दिए, 10 रुपए भी नहीं दिए ना, तो भी आप मैं जो हूं वो क्या हो जाऊंगा? अनपेड सेलर हो जाऊंगा और मेरे पास में कुछ राइट आ जाएंगे। तो अनपेड सेलर पहली बात तो ये बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइज और रेसिप्रोकल। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है? हमेशा रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इफ द सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स बायर हैज टू पे फॉर, तो बायर को उसके लिए पे करना पड़ेगा। इन केस बायर फेल और रिफ्यूज टू पे, अगर बायर जो है वो क्या हो गया? फेल हो गया या उसने पैसा पे करने से क्या मना कर दिया, देन एज ए अनपेड सेलर उसके पास में कुछ राइट आ जाएंगे। सबसे पहला क्या? इवन व्हेन ओनली अ स्मॉल पोर्शन द प्राइस रिमेन टू बी पेड, तो भी वो क्या बनेगा? अनपेड सेलर बनेगा। अगर कुछ पोर्शन भी रह गया तो भी वो क्या होगा? अनपेड। जैसे मान लो 1000 रुपए का सामान है, 900 रुपए आगे 100 रुपए नहीं आए तो भी क्या होगा? अनपेड सेलर माना जाएगा। इफ गुड्स आर सोल्ड, अगर गुड्स उधार में बेची है और टाइम जो है वो क्या हो गया? इलैप्स हो गया, तो भी क्या माना जाएगा? अनपेड सेलर माना जाएगा। However, तो बोलता है on expiry of the credit period, if price remains unpaid, then seller will be called as unpaid seller. आगे, if buyer has paid, अगर बायर ने जो है वो प्राइस का पेमेंट किया and have not paid other expense, अगर बायर ने जो गुड्स क्या तो पेमेंट कर दिया लेकिन गुड्स को मंगाने का जो वो कैरेज लगता था उसका अगर खर्चा नहीं किया, तो फिर वो अनपेड सेलर जो है वो सेलर नहीं बनेगा। When full price has been tendered, अगर फुल प्राइस है वो टेंडर्ड किया मतलब बाय द बायर बट सेलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, लेकिन सेलर ने उसको लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। मतलब बायर ने जो कॉन्टैक्ट हुआ था, मान लो 1000 रुपए में कॉन्टैक्ट हुआ और वो बायर बोला ठीक है जी लो 1000 रुपए, लेकिन सेलर बोला अब इसका रेट बढ़ गया मैं तो 1500 लूंगा, तो उस केस के अंदर जो है वो सेलर, और अगर बायर मना कर दे कि ठीक है भाई मैं तो 1500 नहीं दूंगा मैं तो 1000 दूंगा, तो वहां पे सेलर जो है उसको अनपेड सेलर हम नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। इफ नो, अगर मान लो क्रेडिट पीरियड आपने प्रोवाइड नहीं किया, आपने उधार दिया ही नहीं और पेमेंट जो है अभी तक नहीं हुई है, तो उसको जो है वो क्या माना जाएगा? सेलर को अनपेड सेलर माना जाएगा, क्योंकि पेमेंट और डिलीवरी जो है वो क्या होती है? कंकरेंट होती है। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास कौन कौन से राइट आएंगे, तो राइट के नाम पे आपके पास आएगा गुड्स के अगेंस्ट भी राइट आएगा और बायर के अगेंस्ट भी राइट आएगा। ठीक है जी। गुड्स के अगेंस्ट जो राइट आएगा वो कौन सा, बायर के अगेंस्ट जो राइट आएगा वो कौन सा, तो देखते हैं। सबसे पहला, अगर आप हो गए अनपेड सेलर तो आप बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट आपके पास? सबसे पहला है सू फॉर द प्राइस, आप उसके
ऊपर अगर आपने डिलीवरी कर दिया गुड्स का तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो कि भाई मुझे क्या कर, मेरे सामान का पैसा दे। या आप सू कर सकते हो डैमेज के लिए, अगर उसने जो है आपसे सामान मंगाने से, सामान आपका एक्सेप्ट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो किस चीज के लिए, कि भाई तेरी वजह से मुझे कुछ डैमेजेस हुए, उन मेरे डैमेजेस को क्या करो, भरपाई करो। या सू फॉर द इंटरेस्ट, अगर आप एग्रीमेंट में लिखा गया है कि अगर मान लो कोई भी डिफॉल्ट करेगा तो ब्याज भी मिलेगा, तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट के लिए भी जो है वो केस कर सकते हो। तो राइट ऑफ अनपेड सेलर के अंदर बायर के अगेंस्ट आपके पास में 3 राइट आ गए हैं। एक तो कौन सा, सू कर सकते हो प्राइस के लिए, डैमेजेस के लिए और इंटरेस्ट के लिए। अब बात आएगा किसका, अगेंस्ट द गुड्स। अगर अगेंस्ट द गुड्स की बात करेंगे तो उसके गुड्स के अगेंस्ट आपके पास में 2 राइट है। एक है आपका अगर सेल है तो राइट कुछ अलग है, और एग्रीमेंट टू सेल है तो राइट कुछ अलग है। अगर आपने सेल कर दिया तो आपके पास में क्या राइट है, तो आपके पास में एक पहला राइट है, गुड्स को अगर आपने भेज दी थी, मान लो उसके पास नहीं पहुंची, अगर रास्ते में ही है गुड्स, तो आप उसको रास्ते में रुकवा सकते हो, बोलते हो गुड्स को स्टॉपेज इन ट्रांजिट करवा सकते हो, ठीक है जी। दूसरा, वो गुड्स को अपने पास लेके उसके ऊपर आप राइट ऑफ लीन ले सकते हो, उसको अपने पास रिटेन कर सकते हो। और तीसरा, आप उसको जो है वो रीसेल भी कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि अभी तक जो है सामान आप ही के पास में पड़ा है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, तो उसके खिलाफ जो है आप केस कर सकते हो। सबसे पहला किसके लिए राइट है आपके पास, विद होल्डिंग द डिलीवरी, मतलब आप डिलीवरी को क्या कर दोगे, रोक दोगे, आप बोलोगे नहीं भाई मैं सामान नहीं दूंगा जब तक तो मुझे पैसा नहीं देगा। दूसरा, राइट ऑफ लीन, उसके ऊपर अपना मालिकाना हक ले लोगे। फिर अगर आपने भेज दी तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी करवा सकते हो, और उसके राइट ऑफ रीसेल भी, आप उसको जो है दोबारा किसी दूसरे पर्सन को सेल भी कर सकते हो। तो ये सब राइट है किसके पास में, हमारे अनपेड सेलर के पास में। तो अनपेड सेलर के बारे में अगर हम बात करते हैं, वो सेलर जिसने अपना सामान तो बेच दिया या एग्रीमेंट कर लिया बेचने का, लेकिन उसको बेचारे को पैसा रिसीव नहीं हुआ, उसको बोलते हैं अनपेड सेलर। और अनपेड सेलर के बाद दोनों के लिए राइट है, गुड्स के अगेंस्ट भी उसके पास कुछ राइट है, और बायर के अगेंस्ट भी उसके पास कुछ राइट है। अब ये सब बता रखा है। एक होता है राइट ऑफ लीन। अब राइट ऑफ लीन बेसिकली क्या है, देखो राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है, ये एक राइट है जिसमें आप क्या करते हो, आप रिटेन करते हो, अपने पास रखते हो क्या, लॉफुल पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन पीस ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरे पर्सन की पीस ऑफ प्रॉपर्टी को हम अपने पास रखते हैं अंटिल, कब तक, अंटिल द ओनर फुलफिल ए लीगल ड्यूटी, जब तक ओनर जो है वो एक लीगल ड्यूटी को जो है वो फुलफिल ना कर दे, टू ए पर्सन होल्डिंग द प्रॉपर्टी सच एज पेमेंट ऑफ द लॉफुल चार्जेस फॉर वर्क डन ऑन द प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है राइट ऑफ लीन में हमारे पास में एक राइट है कि हम दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को मैं तब तक अपने पास रखूंगा, लीगली रखूंगा अपने पास में, जब तक वो पर्सन या तो मुझे पेमेंट ना कर दे या फिर जो एक्ट है उस एक्ट को वो पूरा ना कर दे, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ लीन। इसके बाद आपको राइट मैंने सारे समझा दिए हैं, राइट ऑफ लीन, ट्रांजिट वाला। अब आप आइए, हाँ राइट ऑफ रीसेल के अंदर कुछ खास बात है जो आपको, अच्छा ये सारा पढ़ लेना, मैंने आपको करवा दिया ना, ये आप देख लेना, ठीक है। कब कब ड्यूरेशन ट्रांजिट किस किस को माना जाएगा, रास्ते में रोकने वाला वो क्या सिस्टम वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, मैंने सारा ही बता दिया आपको। ये है जी आपका, अच्छा एक तो ये है स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप कब कर सकते हो, पहला बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स, ऐसा भी हो सकता है, मतलब स्टॉपेज इन ट्रांजिट करके एक्चुअल पोजेशन ले लो, या नोटिस दे दो किसको, कैरिज वाले को या ट्रांसपोर्ट वाले को कि भाई गुड्स आगे डिलीवर मत करियो। अब है राइट ऑफ रीसेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट ऑफ रीसेल के अंदर अब देखो आपने पोजेशन ले लिया वापिस, ठीक है, गुड्स आपके पास आ गया, अब आप उसको क्या करोगे, अपने पास रखोगे या बेचोगे, सर बेचेंगे। अब जब आप उसको रीसेल करोगे तो रीसेल के दो केस बनेंगे कि गुड्स कौन सा है, या तो गुड्स होगा कौन सा ड्यूरेबल नेचर का, या गुड्स होगा कौन सा पेरिशेबल। पहले बात करते हैं पेरिशेबल का, अगर पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तो उसके लिए मतलब जो खराब हो जाएगा, अगर नहीं बेचे तो खराब हो जाएगा, तो उसके लिए पहले आपको बायर को नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बोलता है नोटिस नोट रिक्वायर्ड। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो आपको वहां पे बायर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर मान लो पेरिशेबल नेचर का गुड्स था और गुड्स को बेचने पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट किसका माना जाएगा, सेलर का। और अगर गुड्स को बेचने पर क्या हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस सेलर जो रिकवर करेगा किससे, बायर से। सिंपल। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो नोटिस नहीं देना, और गुड्स को बेचने पर अगर प्रॉफिट हुआ तो सेलर का है, लॉस हुआ तो सेलर रिकवर करेगा किससे, बायर से। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर गुड्स है ड्यूरेबल नेचर का जो खराब नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब दो केस बनेंगे, या तो नोटिस दिया या नोटिस नहीं दिया। पहला, अगर नोटिस दिया, मैंने बायर को नोटिस दिया कि भाई मैं तेरे सामान को बेच रहा हूं, नोटिस दे दिया, नोटिस देने के बाद में अगर मैं सामान को बेचता हूं, अगर होगा प्रॉफिट तो वो होगा सेलर का, और अगर होगा लॉस तो होगा किसका, बायर का, ठीक है जी। अब अगला केस क्या कि नोटिस इज नॉट गिवन, अगर मान लो गुड्स था ड्यूरेबल लेकिन मैंने नोटिस नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, तो वहां पे क्या, अगर प्रॉफिट है तो होगा किसका, बायर का, और अगर लॉस है तो होगा किसका, सेलर का। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लो जी, ये हो गया। इसके बाद में है जी आपका राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट अ बायर, ये वाला,
तो अनपेड सैलरी के राइट्स बायर के अगेंस्ट क्या है, तो प्राइस के लिए जो है वो सू कर सकता है। दूसरा, डैमेजेस की क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो मैच्योरिटी से पहले उसको डिलीट कर सकता है, और सू कर सकता है किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो ये उसके पास में राइट है उस पर्सन के खिलाफ। पर्सन के खिलाफ क्या, प्राइस के लिए उससे उसके ऊपर केस करेगा, सू करेगा डैमेज फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस के लिए, रेपुडिएशन मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं किसको, कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द ड्यू डेट, और इंटरेस्ट के लिए जो है उसके ऊपर केस कर सकता है। नॉर्मल सी बात है। अब इसके बाद एक ही इंपॉर्टेंट चीज आई, वो है रेमेडी ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर। अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि सेलर ने खराब सामान दिया, तो बायर के पास में कौन सा राइट है, बायर के पास में क्या राइट है, तो उसको बोलता है रेमेडीज। कौन कौन सी रेमेडी अवेलेबल है बायर के पास अगेंस्ट द सेलर। तो बायर क्या क्या कर सकता है, सबसे पहला अगर हम यहां पे बात करते हैं वो क्या, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय द सेलर। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट जो वो सेलर ने क्या किया, ब्रीच किया, वेयर ही फेल टू डिलीवर, अगर वो डिलीवरी नहीं करवा पाया सामान एट द टाइम ऑफ द मैनर प्रिस्क्राइब, जिस टाइम पे उसने बोला था, अगर वो टाइम पे जो है वो डिलीवर नहीं करवा पाया, तो भी मेरे पास में कुछ राइट आ जाएंगे और मैं सेलर के खिलाफ केस कर सकता हूं। दूसरा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर वेयर ही रेपुडिएट, अगर उसने जो है वो बीच में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर दिया, तो भी मेरे पास कुछ राइट आ जाएंगे और मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूं। फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही डिलीवर नॉन कंफर्मिंग, अगर उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, क्यों, क्योंकि उसने ऐसा, जैसे मैंने उसको सामान बताया था ये मुझे सामान चाहिए, अगर उसने वैसा सामान नहीं दिया, तो भी जो बायर है उसे उसके पास में कुछ राइट आ जाएंगे। अब बायर के पास क्या राइट आएंगे, तो राइट के नाम पे यहां पे 5 है। सबसे पहला वो डैमेज की डिमांड कर सकते हैं, भाई तुमने सामान मुझे डिलीवर नहीं किया और मुझे आगे देना था, तो भाई मेरे को डैमेज हो गया, ठीक है, तो मेरे को डैमेज क्या करो, कंपनसेट करो। दूसरा, सू कर सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो ये बोल सकता है कि भाई मेरे लिए काम करके दे, उसके लिए भी कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। तीसरा, ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए केस कर सकता है, सू कर सकता है एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड सू फॉर द इंटरेस्ट। ये सबके लिए जो है वो बायर एलिजिबल होगा और इनके लिए जो वो केस कर सकता है। ये है जी आपका कि जो आपका बायर है, अगर बायर के साथ में कुछ भी गलत हुआ तो बायर इन सब चीजों के लिए जो है वो केस कर सकता है। ओके, हाँ जी, लो जी, ये हो गया जी आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब हम करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो शुरुआत करते हैं हमारे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 से। अगर बात करते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की, तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के आने से पहले हमारे इंडिया के अंदर एक और एक्ट चलता था जिसका नाम था MRTP, बोले तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। तो बात करते हैं पहले इसके बारे में, तो बोलते देखो कॉम्पिटिशन एक्ट, जो कॉम्पिटिशन 2002 है, उसके आने से पहले अपने इंडिया के अंदर क्या था, MRTP एक्ट था। इसको पार्लियामेंट से एसेंट मिला था 18 दिसंबर 1969 को, और ये फोर्स में आया 1 जून 1970 से। होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल था एक्सक्लूडिंग द J&K, ठीक है जी। इसके बाद लेकिन इसको 2002 के अंदर जो है वो क्या 2009 के अंदर क्या कर दिया, रिपील कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिशन एक्ट है वो तो है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, लेकिन अप्लाई जो हुआ, एप्लीकेबल जो हुआ होल ऑफ इंडिया के ऊपर, वो हुआ 2009 में। 1 सितंबर 2009 से कॉम्पिटिशन एक्ट एप्लीकेबल हो गया था, और जो आपका पुराना वाला एक्ट था MRTP वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो MRTP के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। MRTP एक्ट 1969 जो है, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर कंडीशन दी हुई थी, ये प्रोहिबिशन लगाता था, बोले तो रोक लगाता था। किसके ऊपर, ये इंडस्ट्रीज के ऊपर रोक लगाता था 3 कामों के लिए। कौन कौन सा, सबसे पहला मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस, ये बोलता था कि कोई भी कंपनी जो है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट नहीं करेगी मार्केट में, क्योंकि मोनोपोली से जो है वो कंज्यूमर का नुकसान होता है। दूसरा, ये रोक लगाता था किस पे, RTP पे, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, कोई भी कंपनी जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, ठीक है, ट्रेड के ऊपर। और ये रोक लगाता था किस पे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर बोले तो कोई भी कंपनी जो है या कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर के साथ में कुछ भी गलत बिहेव नहीं करेगा, ठीक है, ये रोक लगाता था। बाद में जब इसको बंद किया गया, तो ये जो 2 काम थे, मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इसका काम तो दे दिया किसको, कॉम्पिटिशन एक्ट को। और ये जो था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये वाला काम सौंपा गया किसको, कोपरा को, ठीक है जी। अब अगर बात करते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट का, तो मैंने आपको वैसे बता रखा है, हर एक्ट के सेक्शन नंबर 1 में उसका टाइटल लिखा होता है और सेक्शन नंबर 2 में क्या होती है, डेफिनेशन है। तो इसके सेक्शन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ, दिस एक्ट में भी कॉल्ड द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द J&K। लेकिन अब 370 जब से क्या हुआ, एबॉलिश हुआ, तब से ये वाला एक्ट J&K के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया है। अब कहानी आती है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इसको प्रेजेंट मिला प्रेजेंट से 2003 के अंदर, जनवरी 2003। सब्सिक्वेंटली इसमें अमेंडमेंट हुआ 2007 के अंदर, और MRTP को 28 अगस्त 2009 को रिपील किया गया। लेकिन ये वाला एक्ट जो आया, कॉम्पिटिशन एक्ट, ये आया 1 सितंबर 2009 से। अब इस एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव थे वो क्या थे, एन एक्ट कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने नहीं था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट करना, ठीक है, और कंपटीशन को प्रमोट करना। जो पुराने वाला एक्ट था MRTP, उसका मेन फंक्शन जो था वो था वो रिस्ट्रिक्शन लगाता था ट्रेड के ऊपर, लेकिन ये प्रमोट करता है कंपटीशन को। तो बोलता है
An act keeping in view the economic development of the country was laid down to provide for an establishment of a commission with the following objective। इसका मेन काम क्या, सबसे पहला ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ऐसी प्रैक्टिसेस को जिसका एडवर्स इफेक्ट होता है किसके ऊपर, कंपटीशन पे। आगे ये प्रमोट करेगा और सस्टेन करेगा कंपटीशन इन द मार्केट। आगे ये प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। आगे ये इंश्योर करेगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरी ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट इन इंडिया एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। तो ये सब काम जो है वो कौन करेगा, ये इन सब चीजों के लिए हम लोग लेके आए किसको, हमारे कंपटीशन एक्ट 2002 को। आगे इसके फीचर कहते हैं, फीचर द कंपटीशन एक्ट 2002, सबसे पहला प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट जिनका कंपटीशन के ऊपर क्या पड़ता है, बैड इंपैक्ट पड़ता है, तो ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर ये क्या करेगा, रोक लगाएगा। दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये एक्ट बोलता है कि आप डोमिनेंट पोजीशन मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपनी डोमिनेंसी का जो है आप कोई गलत फायदा नहीं उठाएंगे। ये रेगुलेट करता है किसको, कॉम्बिनेशन को। अपने इंडिया के अंदर अब जो अमलगमेशन होगा, दो अलग अलग कंपनीज का अगर अमलगमेशन होता है, मर्जर होता है, तो उसके लिए पहले आपको CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या परमिशन लेनी पड़ती है, एंड ये एंटर्स करेगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो आपका कॉम्पिटिशन एक्ट के जो भी प्रोविजंस है उनको फॉलो करवाने के लिए हमने अलग से एक बॉडी एस्टेब्लिश किया, उस बॉडी का नाम है CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहां पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है, आपको डेफिनेशन पढ़नी है, एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा। अब आप आएंगे सीधा एग्रीमेंट पे। कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनके ऊपर क्या लगाते हैं, प्रोहिबिशन लगाते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ द सर्टेन एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड द रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे हमारे पास है दो तरह के एग्रीमेंट है। सबसे पहले एग्रीमेंट आता है एंटी कॉम्पिटिटिव। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के अंदर बेसिकली वो सारे प्रोविजन लिखे गए जो कॉम्पिटिशन को रोक लगाते हैं। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिससे कॉम्पिटिशन के ऊपर जिसका बैड इंपैक्ट पड़ता है, मतलब जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन रुकता है मार्केट में, तो ऐसे हम कोई भी एग्रीमेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन की वजह से अल्टीमेट फायदा जो है वो बायर का होता है। क्योंकि जब कई सारी फर्म आपस में कंपीट करेंगी तो वो बायर को अच्छा सामान, क्योंकि हर कोई ये चाहेगा कि मेरा सामान बिके, और मेरा सामान बिके तो उसके लिए मैं अच्छा सामान बनाऊंगा पहला, और दूसरा सस्ते रेट पर लेके आऊंगा। तो उसके लिए ये बोला गया सबसे पहले कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका कॉम्पिटिशन के ऊपर क्या पड़ता है, बैड इंपैक्ट पड़ता है, तो ऐसे हम एग्रीमेंट के ऊपर क्या करेंगे, रोक लगाएंगे। अब उसके लिए जो है वो क्या बोला गया, कौन कौन से एग्रीमेंट को ऐसा माना गया, तो सबसे पहला टाइन अरेंजमेंट। अगर मान लो टाइन अरेंजमेंट वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर जो है हमने क्या किया, हमने मान लो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जैसे हम बोलते हैं ना कि गैस के साथ, सिलेंडर के साथ में आपको जो है वो स्टोव भी साथ लेना पड़ेगा, ऐसा। तो ऐसा अगर कोई भी आप एग्रीमेंट लगाते हो कि भाई एक अगर गुड्स लेना तो उसके लिए दूसरा भी लेना पड़ेगा, टाई कर दिया उसको दूसरे एक प्रोडक्ट के साथ में, तो ऐसा हम कोई भी कंडीशन नहीं लगाएंगे। दूसरा एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हम तुम जो है वो सिर्फ मुझे बेचना, या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, मैं जो हूं वो सिर्फ तुम्हें बेचूंगा, एक्सक्लूसिव तुमको राइट दूंगा, तुम अकेले बेचना। या रिफ्यूजल टू डील, हमने जो है वो क्या कहते हैं, रिफ्यूज कर दिया किसी पर्सन के साथ में मान लो डील करने से। या रीसेल प्राइस मैकेनिज्म, हमने खुद ने आप किस रेट पे आगे सामान को बेचोगे वो रेट भी अगर मैं डिसाइड करके दूं, तो इन सब केसेस के लिए, इन सब केसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्ट्रिक्टिव। क्या बोलते हैं, ये सब जो केस है ये है आपके किसके, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के। तो अगर मान लीजिए ऐसे 5 में से कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता है तो उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी। दूसरा जो है वो है एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अगर मान लो कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो क्या करता है, इंपोज करता है अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन, परचेज या सेल के ऊपर कोई ऐसी कंडीशन लगाता है, ठीक है, या प्राइस के ऊपर कोई कंडीशन लगाता है, तो उस केस के लिए भी मैं जो हूं वो क्या, हमारे इस कॉम्पिटिशन एक्ट में जो है वो क्या दिया गया, रूल दिए गए हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो ट्रेड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकता है। ठीक है जी। एक और इसके अंदर जो दिया गया वो है कॉम्बिनेशन का। अगर मान लो कभी ऐसा है कि अपने इंडिया के अंदर दो कंपनी आपस में मर्ज होने की सोच रही है, तो उनको पहले जो CCI से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन हर केस में नहीं लेना पड़ेगा। अगर जो छोटी छोटी कंपनी आपस में मर्ज हो रही है तो उनकी औकात ही क्या है, जो बड़ी कंपनीज है उनको परमिशन लेना पड़ेगा। बड़ी कंपनी का यहाँ पे मतलब क्या, अगर मान लो एंटरप्राइज आफ्टर मर्जर, अगर मर्जर के बाद में दोनों कंपनी का मिला करके अगर एसेट इंडिया के अंदर जो है वो 2000 करोड़ रुपए से क्या हो गया, ज्यादा हो गई है, तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा। या अगर उनकी सेल 6000 करोड़ से ज्यादा हो गई है, दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरा हुआ, तो उनको जो है वो इंडिया में CCI से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। या हैव इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अगर मान लो उनका विदेशों में भी काम चलता है, तो दोनों कंपनी के मिलाकर के अगर एसेट जो है वो 1 मिलियन से क्या हो गया, ज्यादा हो गई है, ठीक है, और उनमें से इंडिया के अंदर एसेट ये दोनों कंडीशन इकट्ठी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा। या उन दोनों की जो है वो टोटल मिला के टर्नओवर जो है पूरे वर्ल्ड में टर्नओवर कितनी, 3000 मिलियन डॉलर से क्या ज्यादा हो गई है, और जिसमें से इंडिया के अंदर उनकी कम से कम 3000 करोड़ से जो टर्नओवर ज्यादा हो गई है, तो उनको जो है CCI से परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर वो किसी ग्रुप की कंपनी है, ग्रुप की कंपनी का मतलब क्या कि वो किसी
की सब्सिडरी है, किसी की होल्डिंग है, तो वहां पे ग्रुप की कंडीशन भी हम चेक करते हैं। ग्रुप की कंडीशन क्या है, अगर वो इंडिया में ही ग्रुप है तो एसेट जो है अगर उनकी मिला के 8000 करोड़ से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, पूरे ग्रुप की एसेट 8000 करोड़ से ज्यादा हो गई है तो आपको सीसीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। या अगर आपकी टर्नओवर पूरे ग्रुप की, मतलब पूरी जितनी भी सब्सिडरी कंपनियां, होल्डिंग कंपनी सबकी मिला के अगर आपकी टर्नओवर 24000 करोड़ से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। या अगर आपका काम विदेशों में भी है तो विदेशों वाली कंपनी को भी आपस में क्या जोड़ के, अगर मान लीजिए आपकी इंडिया के अंदर जो एसेट्स है, टोटल वर्ल्ड में जो आपकी एसेट है वो 4000 करोड़ से क्या हो गई है, 4000 मिलियन डॉलर से क्या ज्यादा है, जिनमें से इंडिया में कम से कम 1000 करोड़ से आपके एसेट क्या ज्यादा है, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। या अगर मान लीजिए आपके जो टर्नओवर है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया पूरे ग्रुप की वो 12000 डॉलर, मिलियन डॉलर से अगर क्या ज्यादा है, या टर्नओवर जो 3000 करोड़ से क्या है ज्यादा है, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ये केसेस है, इनके अंदर आपको अगर आप अमलगमेशन करने की सोच रहे हैं तो आपको पहले सीसीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। इनके अलावा केसेस के अंदर आपको सीसीआई से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आएगा जी आपका सीसीआई क्या है। सीसीआई की अगर बात करेंगे तो वो है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिश कैसे हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके जो सीसीआई को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके सीसीआई को एस्टेब्लिश किया। कैरेक्टरिस्टिक क्या, सीसीआई जो है वो क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है और एक कॉमन सील के अंडर काम करता है। सीसीआई जो है उसके पास पावर है क्या करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का, उसके पास पावर है क्या करने का, केस करने का, और उसके पावर है टू एक्वायर एंड होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। सीसीआई अगर मान लो कल को सीसीआई छोड़ के चला गया, वैकेंसी हो गया, तो जो भी एक्ट वैकेंसी के दौरान अगर मान लो सीसीआई छोड़ के चला गया तो अर्लियर जो एक्ट है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाएंगे, वो तो आपके वैलिड माने जाएंगे। अब जो आपका कंपोजिशन है, जो आपका सीसीआई बनेगा, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उस कमीशन के अंदर जो है वो क्या होगा, एक तो चेयरमैन होगा और कम से कम मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने 6 जो है वो क्या होंगे, मेंबर होंगे। जो चेयरमैन होगा वो क्या, वैकेंसी जो चेयरमैन की होगी, तो जब तक नया पर्सन नहीं आएगा तब तक चेयरमैन जो है उसका ऑफिस होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर इनेबल हो गया फंक्शन ऑफ द चेयरपर्सन, तो अंटिल द नया चेयरपर्सन जब तक नहीं आएगा तो जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है वो उस ऑफिस को क्या करेगा, होल्ड करेगा। आगे फिर कुछ बातें बता रखी है इसके अंदर जो याद करनी है, ये कि नेचर ऑफ ऑफिस जो है वो क्या रहेगा, होल टाइम। जो सीसीआई होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन होगा, उसका जो ऑफिस है वो क्या रहेगा, होल टाइम रहेगा। 5 साल के लिए उसका अपॉइंटमेंट होगा, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। मैक्सिमम एज उसकी कितनी है, 65 साल है। ओथ ऑफ सीक्रेसी उसको उठा लेना पड़ेगा, मतलब वो ये ओथ लेगा, एक शपथ लेगा कि भाई जो भी मैं यहाँ पे काम करूंगा सीसीआई में तो उसको मैं जो है वो बाहर कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। सैलरी जो है वो रूल्स के हिसाब से होगा, और वैकेशन इन द सैलरी टर्म्स एंड कंडीशन शैल नॉट बी प्री जुडिशियल टू हिम। ठीक है जी। उसके बाद फिर बोलते हैं क्या, रेजिग्नेशन। क्या सीसीआई या उसका कोई मेंबर, जो कमीशन का मेंबर, क्या छोड़ के जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, चेयरपर्सन हो या एवरी मेंबर, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। रेजिग्नेशन कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में, और वो नोटिस साइन होना चाहिए और एड्रेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर चेयरपर्सन या मेंबर कंटिन्यू करेगा कब तक, टिल 3 मंथ, 3 महीने तक उसको जो है वो ऑफिस होल्ड करना ही पड़ेगा कम से कम, या फिर जब तक वो नया नहीं आ जाता तब तक, या फिर अगर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी ऑफिसर को वहां पे रिलिंक्विश नहीं कर दे तब तक जो है वो आपको ऑफिस होल्ड करना पड़ेगा। इन केसेस के अंदर रिमूवल ऑफ द सीजी विदाउट एनी इंक्वायरी। अगर ये 4 में से कोई भी केस रहता है तो सीजी जो है वो सीसीआई को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी बिना इंक्वायरी के। कौन कौन से केस है, अगर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है अगर वो क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या अगर वो किसी एम्प्लॉयमेंट में पाया गया, कहीं और भी नौकरी करता पाया गया, या अगर उसके पास उसके ऊपर मोरल टर्पिट्यूड का जो है वो क्या लगा, केस लग गया, या वो फिजिकली या मेंटली जो है वो क्या हो गया, इनकेपेबल हो गया। इसके बाद है रिमूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर इंक्वायरी। रिमूव कर दिया जाएगा इंक्वायरी करने के बाद में। अगर सीजी जो है वो मैटर पहले भेजेगी किसको, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि सीसीआई जो काम कर रहा है वो प्री जुडिशियल है, इसका मतलब ये सीसीआई जो है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, तो सीसीआई जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट को बोलेगी कि आप इंक्वायरी बिठाए। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा। फिर रिपोर्ट जो दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मेंबर को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, और फिर ऑर्डर दे दिया जाएगा रिमूवल का, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके और अपना इंक्वायरी करके इंक्वायरी की रिपोर्ट दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस सीसीआई को क्या कर देगी, हटा देगी। फिर है जी रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लो आप सीसीआई के चेयरमैन थे और कल को आप वहां से क्या हो गए, रिटायर हो गए, तो रिटायरमेंट के बाद आपके ऊपर कंडीशन कि आप 2 साल तक उस कंपनी में जॉब नहीं कर सकते जिसका केस आपने उसको एडवोकेट किया था। तो उसके वहां उस कंपनी में आप
जो है वो जॉब नहीं कर सकते। तो बोलते हैं चेयरपर्सन एवरी मेंबर कैन नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर 2 ईयर फ्रॉम द सीजेशन ऑफ हिज ऑफिस किसी भी ऐसी एंटरप्राइज में विच हैज ए पार्टी और टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर द कमीशन। आगे एग्जेम्प्टेड इनके अंदर लेकिन आप जो है वो जाके जो है जॉब कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी या कॉर्पोरेशन। आगे एपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर सीसीआई के पास आपने केस किया और सीसीआई की केस से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, सीसीआई के रिजल्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप कॉम्पिटिशन एपीलेट ट्रिब्यूनल को जाके जो है वो केस कर सकते हो। अब कॉम्पैट जो है एपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है? एपीलेट ट्रिब्यूनल मींस कॉम्पिटिशन एपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्पैट, COMPAT, ठीक है। कॉम्पैट जो है वो क्या है, बेसिकली एक कोर्ट है जहां पे सीसीआई के पास कोई मुद्दा गया था, उसने अपना उसके ऊपर कोई रूलिंग करके रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप जो है वो केस करोगे किसको? एपीलेट ट्रिब्यूनल को। अब एपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जब आप जाओगे तो 60 दिन में, सीसीआई की रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर जो है वो आपको जाना पड़ेगा कहां पे? एपीलेट ट्रिब्यूनल। और अगर मान लो एपीलेट ट्रिब्यूनल को लगता है आप 60 दिन से लेट हो गए तो वो 60 दिन का एक्सटेंशन आपको और भी दे सकता है। और जो कॉम्पैट है उसको 6 महीने के अंदर अंदर जो वो केस है उसकी सुनवाई पूरी करके देनी पड़ेगी, मतलब केस को डिस्पोज करना पड़ेगा। फिर है जी रेगुलेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब अगर मान लो आप जो है वो आपस में अमलगमेशन करने की सोच रहे हो, भाई 2 कंपनीज को आपस में अमलगमेट करने की सोच रहे हो, तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? आपको उसका नोटिस या सीसीआई को देना पड़ेगा। नोटिस कब देना है? 30 दिनों के अंदर अंदर, विदिन 30 डेज। जिस दिन आपने 2 कंपनी ने मिल करके आपस में मर्जर का जो है वो क्या किया, सोचा मर्ज हम करेंगे, ठीक है, और उनके बोर्ड ने जो उसके ऊपर क्या दी, अप्रूवल दी, एक्सेप्टेंस दी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो सीसीआई को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब सीसीआई क्या करेगा? आपने जिस दिन नोटिस दिया उसके 210 दिन के अंदर जो है वो ऑर्डर पास करेगा। अगर सीसीआई ने 210 दिन में ऑर्डर पास कर दिया तो ऑर्डर 2 तरीके का रहेगा। एक तो रहेगा क्या, या तो कॉम्बिनेशन को अप्रूव करेगा तो आपका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, और या फिर वो कॉम्बिनेशन को क्या करता है, डिसअप्रूव कर देगा, तो फिर आपका अमलगमेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। और अगर 210 दिन के अंदर जो है सीसीआई की तरफ से अगर कोई भी ऑर्डर पास नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो कॉम्बिनेशन जो है उसको मान लिया जाएगा कि वो इफेक्टिव हो गया है। और अगर आपने जो है वो सीसीआई को अप्लाई नहीं किया कॉम्बिनेशन के लिए तो फिर क्या होगा, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी अप टू 1% फॉर द टोटल टर्नओवर ऑफ द एसेट। जितनी भी आपकी टोटल टर्नओवर है या जो भी आपकी क्या एसेट है जो दोनों में ज्यादा, उसका 1% आपके ऊपर जो है वो क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा। लो जी, इसके बाद है रिपील एंड सेविंग। जब पुराने वाला जो एक्ट था MRTP एक्ट 1969, उसको हमने क्या किया, बंद किया। तो उसको बंद करने के बाद में आपका नया एक्ट आया जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, कंपटीशन। तो कुछ पुराने एक्ट के अंदर जो है वो केसेस चल रहे थे, उन केसेस का क्या होगा, तो उन केसेस को जो है वो नए कंपटीशन एक्ट के अंदर कुछ बॉडीज हैं उनको हमने क्या कर दिया, दे दिया। जैसे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस और मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस के जो मुद्दे थे, उनके जो केस थे जो चल रहे थे पहले MRTP के पास, मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन के पास में, तो वो सारे मुद्दे सौंप दिए किसको, कॉम्पैट को। तो जो केस है, केस इंक्वायरी हो गई है, केस हो गया है, वो केसेस सारे गए कॉम्पैट के बाद। और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी DGIR के पास में, जो हमारा DGIR के पास में जो आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन, तो वो सारे इन्वेस्टिगेशन सौंप दिए किसको, CCI को, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर यूटीपी बोलते हो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाले मुद्दे जिनमें रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का भी जिक्र था, तो अगर कोई केस चल रहा है जो MRTP के पास, वो सारे सौंप दिए किसको, कॉम्पैट को, और इन्वेस्टिगेशन सौंप दिया किसको, CCI। लेकिन जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मुद्दा था, ठीक है, जिसकी सुनवाई होनी थी कहां पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो उसका क्या किया, जो केसेस थे वो केसेस तो सौंप दिए नेशनल कमीशन को। हम पढ़ते हैं ना कि हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 तरह की कमीशन होती है। एक होता है कौन सा, नेशनल, ठीक है, एक सबसे पहले लोअर लेवल का डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और फिर नेशनल। तो जो भी केसेस होंगे वो नेशनल कमीशन को जाएंगे और जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो भी कहां जाएगी, नेशनल कमीशन के पास जाएगी। इस तरीके से हमने जो है वो क्या किया है, जो हमारा रिपील एंड सेविंग का प्रोसीजर स्टार्ट किया कि पहले क्या हो रहा था, ठीक है, पहले जो केसेस थे जब ये बॉडी बंद हो गया तो उसके बाद ये सारे केसेस हमने ट्रांसफर कर दिए किसी नए पर्सन को। ओके, हाँ जी, लो जी, ये हो गया जी आपका कंपटीशन एक्ट। तो कंपटीशन एक्ट जो है ये भी आपका खत्म हो गया। आज टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, आप एक काम कीजिए, एक बार ये 4 एक्ट कीजिए, बाकी के जो एक्ट है वो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके, हाँ जी, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।